एंट किंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी प्रजाति में इतना रेयर होने के बावजूद हर एक क्वीन उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देगी। उसका शरीर बस बहुत छोटा और कमजोर था और कोई भी क्वीन उस पर अपना एक भी स्पिरिट कोर खर्च करने को तैयार नहीं थी। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ा। वहां इत्तेफाक से उसका रास्ता एक ब्लॉसम मेंटिस वॉरियर से टकराया। उसी पल से उनकी किस्मत के पहिए खामोशी से घूमने लगे और एंट किंग ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिस पर एक किंगडम बनाने के लिए उसे किसी क्वीन की जरूरत नहीं थी। एम्बर स्पाइडर क्लैन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूमने वाले व्यापारियों की तरह सफर करता है। वे बस दो रूल्स पर जीते हैं, पूरी तरह न्यूट्रल रहना और कम से कम 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखना। लेकिन इस बार ओरेन को तगड़ा लॉस होने वाला है। थॉर्न को ओरेन ने पिछले साल की बसंत में ढूंढा था। ये नाम भी उसी ने उसे गिफ्ट में दिया था। उसने सोचा था कि एक मेल एंट किंग जो कि बहुत ही नायाब है, उसे चींटियों की पूरी फीमेल कॉलोनियों वाली दुनिया में हाथों हाथ लिया जाएगा। नतीजा एकदम उल्टा निकला। पूरी 100% लालची रानियों से बात की गई थी और हर एक ने साफ नो कह दिया। अब बसंत फिर से आ गई है। थॉर्न अब एक लेवल 4 का एंट किंग है जो अभी भी अपनी अर्ली स्टेज पर है। इंसेक्ट वॉरियर्स के लिए हर बार कैंचुली बदलना एवोल्यूशन के एक लेवल को दिखाता है। हर स्टेज पर एक वॉरियर एक प्लांट सीड चुनता है जिसे वो अपनी लाइफ सेक में खींच लेता है और उसे पाल पोस कर एक लाइफ सीड बनाता है। थॉर्न पहले ही 3 साइप्रस लाइफ सीड्स कल्टीवेट कर चुका है, एक ड्रैगन साइप्रस, एक प्रिकली जूनिपर और एक गार्डन साइप्रस। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा अर्जेंट जरूरत है वो है इन्हें बोने के लिए एक सेफ टेरिटरी। थॉर्न मुझे माफ करना, ओरेन अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है और उसे पूरा नहीं कर पाता। उसके पीछे एक गहरे भूरे रंग का मेल चीता अपने एंटेना को नीचे झुकाए पूरी तरह से हारा हुआ खड़ा है। मुझे पता है, वह बहुत धीरे से कहता है, ओरेन मुझे क्या करना चाहिए। थॉर्न के इतना डरे होने की वजह यह है कि एल्काइन कॉन्टिनेंट पर एक अकेली चींटी के लिए कोई जगह नहीं है जब तक कि उसे उसकी अपनी ही प्रजाति के किसी एंट किंग का प्रोटेक्शन ना मिले। जिस पल वह मर्चेंट कारवा से अलग होगा और किसी पेट्रोल सोल्जर चींटी की नजर उस पर पड़ेगी, वे उसे एक घुसपैठिया मानेंगे और देखते ही मार डालेंगे। तभी ओरेन के दिमाग में एक सेफ डेस्टिनेशन का ख्याल आता है, लेकिन वहां की कंडीशंस बहुत मुश्किल है। ये बात सुनते ही थॉर्न की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। वह अपने एंटेना को एक्साइटमेंट के साथ हिलाता है। जहां नेचर गॉड का बनाया हुआ डिवाइन बैरियर इस ग्रह को 8 कॉन्टिनेंट्स में बांटता है। 4 उत्तरी हिस्से में है और सिर्फ 2 में ही प्राइमर एनर्जी भरी है, बाकी 2 डॉर्मेंसी में जा चुके हैं। इस समय स्केल्ड कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट दोनों ही अपने डॉर्मेंट फेज में हैं। डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है कि पहाड़ों की प्राइमर एनर्जी खत्म हो चुकी है और एनर्जी का नेचुरल फ्लो एकदम रुक गया है। और चूंकि ऐसे सभी जीव प्राइमर एनर्जी से ही बने हैं तो इसके बिना रहना बिल्कुल पानी के बिना मछली होने जैसा है, जहां सर्वाइवल नामुमकिन हो जाता है। एशियन कॉन्टिनेंट अभी डॉर्मेंट है, ये सच है, लेकिन यही इकलौती जगह है जिसके बारे में ओरेन सोच सकता है, सर्वाइव करने के लिए काफी बंजर और सेफ रहने के लिए भी काफी बंजर। थॉर्न उसकी बातों का भारीपन समझ जाता है, उसकी फीलिंग्स काफी उलझी हुई है। आखिरकार वह धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहता है और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे थैंक्स कहता है। मैं तुम्हें खुद वहां ले जाऊंगा, वो कहता है। ओरेन कारवा के लीडर सीएस को इन्फॉर्म करता है और वे दोनों वहां से चुपचाप खिसक लेते हैं। रास्ते में थॉर्न की नजर एक लाइन में खड़े पत्थर के स्मारकों पर पड़ती है। वह ओरेन से पूछता है कि वे क्या है। ये एम्बर स्पाइडर क्लैन के मेमोरियल स्टील्स है। वे एशियन कॉन्टिनेंट की दूसरी तरफ की प्राइमर एनर्जी कंडीशंस का रिकॉर्ड रखते हैं। हर उकेरी गई मकड़ी 8 सालों को दिखाती है और हर पत्थर पर 100 नक्काशी है। 5 पत्थरों का मतलब 4000 साल है। छठा अभी उकेरा जा रहा है और ये आधे से ज्यादा बन चुका है। थॉर्न एक ऊंची जगह पर चढ़ता है और लैंडस्केप को देखता है। वह थोड़ा पजल्ड है कि कोई नेचर गॉड के इस डिवाइन बैरियर को आखिर पार कैसे कर सकता है। ओरेन एक छोटे से नॉर्मल से दिखने वाले पैसेज की तरफ इशारा करता है। इसके सीधे अंदर जाओ और तुम एशियन कॉन्टिनेंट पहुंच जाओगे। प्राइमर एनर्जी इस पैसेज से लगातार रिस कर दूसरी तरफ बह रही है। तो थॉर्न एग्जिट के पास एक ऊंची ढलान ढूंढो और वहीं सेटल हो जाओ और अपने लाइफ सीड्स वहीं बो दो। बोलते बोलते ओरेन तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ता है और उसे पहाड़ी के चारों ओर घुमाते हुए एक ऐसी जगह ले जाता है जो मुश्किल से 1 मीटर चौड़ी है। माउंटेन मास्टर रैंक का एक एम्बर स्पाइडर अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। पहाड़ी के नीचे तारों के पार की एक सिविलाइजेशन का एक स्टारशिप दबा हुआ है। बहुत बहुत पहले नेचर गॉड ने इसे मार गिराया था और यह यहाँ क्रैश हो गया था और समय के साथ ये डिवाइन बैरियर से गुजरने का एक पैसेज बन गया। बहुत पहले जब ये स्टारशिप पहली बार गिरा था तो कई एंट किंग्स इसे खोजने आए थे। उन्होंने इसमें से हर वो खजाना निकाल लिया जो वे उठा सकते थे। ये अंदर से काफी बड़ा है। अंदर जाने के बाद मार्किंग्स को फॉलो करना और इधर उधर मत पटकना वरना तुम खो जाओगे। जैसे जैसे वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और इन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने पैक को बांधने वाले सिल्क के धागों को ढीला करता है, उन्हें खोलता है और एक पाउच को खोलता है। अंदर से वो एक छोटा और मजबूत ट्रैवल सैक निकालता है। थैंक यू। थॉर्न इसे अपने दोनों आगे वाले पैरों से ले लेता है। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसमें सिर्फ 3 लाइफ सीड्स
और 6 बहुत ही कीमती हार्डवुड सीड्स है जो थॉर्न ने खुद इकट्ठे किए थे। जैसे ही थॉर्न जाने वाला होता है, ऑरिन उसे एक बार फिर वापस बुलाता है। फटने की एक हल्की सी आवाज के साथ वह एक और पाउच खोलता है। 5 काले दाने बाहर आते हैं जिनमें से हर एक थॉर्न के सिर के आकार का है। थॉर्न, ये आयरन वीट है, ये तुम्हारे कवच को मजबूत करता है और ये मेरी तरफ से विदाई का एक छोटा सा गिफ्ट है, गुड लक। थॉर्न अपना ट्रैवल सैक खोलता है और आयरन वीट के दानों को एक एक करके अंदर रख देता है। ऑरिन, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? थॉरिन की आवाज में एक बहुत ही शांत उदासी है और वे जाने से कतरा रहा है। ऑरिन का मूड भी कुछ अच्छा नहीं है। 10 साल से ज्यादा के व्यापार में ये पहली डील है जिसमें उसे लॉस हुआ है। ये बात उसे बहुत चुभ रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो उसे जाने नहीं देना चाहता। अपनी खुद की प्रजाति की प्रोटेक्शन के बिना ये छोटा सा एंट किंग जो पिछले 1 साल से उसके साथ था, शायद अपने दम पर इस खतरनाक जंगल में जिंदा ही ना बच पाए। ओरिन किसी तरह मुस्कुराता है और कहता है कि अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो मैं 2 साल में यहाँ वापस आऊंगा। आई होप मुझे तुम यही मिलोगे। 2 साल बाद तुम मुझे यही पाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थॉर्न अपना थैला उठाता है और खुद को संभालता है। मुझ पर आयरन वीट्स के 5 दानों का कर्जा है जो 2 स्पिरिट कोर के बराबर है। मैं तुम्हें इसके बराबर के साइप्रस बीज देकर कर्जा चुका दूंगा। इसके साथ ही थॉर्न एकदम सधे हुए कदमों के साथ उस पैसेज के अंदर चला जाता है। पैसेज के अंदर थॉर्न ओरिन की बातों को अपने दिमाग में रखता है। वह मार्किंग्स को बहुत ध्यान से फॉलो करता है और जरा सा भी भटकने की हिम्मत नहीं करता। वो तेजी से मिट्टी की एक मोटी परत से गुजरता है। फिर वो एक नए बने लेकिन टूटे फूटे मेटल के दरवाजे के पास आता है। इसके पार एक चौड़ा और पूरी तरह से मेटल का कॉरिडोर खुलता है। न जाने कितने ही युग यहाँ से गुजर चुके हैं। दीवारों पर जंग के निशान हैं और अनजान पौधों की टहनियों से बने तीर आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। वह चलता रहता है और उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो कितनी देर से और कितनी दूर तक आगे बढ़ चुका है, जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाता और उसके पैर उसे और आगे नहीं ले जा पाते। तब जाकर थॉर्न रुकता है और आयरन वीट का एक दाना खाता है। फिर वो एक बार फिर आगे बढ़ता है। उसकी ताकत एक बार फिर खत्म होने लगती है। वो फिर रुकता है, एक और दाना खाता है और फिर से आगे बढ़ता है। आखिरकार उस कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे को चीरती हुई सुबह की रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। वह एक भारी मेटल डोर की दरार से खुद को निकालता है, मिट्टी और पत्थरों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़ता है और सुबह की पहली रोशनी में बाहर कदम रखता है। वो दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंच चुका है। एक पूरे दिन और रात के लंबे सफर के बाद थॉर्न पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता है। वो अपना थैला नीचे रखता है और हर तरफ नजर दौड़ाता है। उसके पीछे आसमान को छूता हुआ वो डिवाइन बैरियर खड़ा है। उसके सामने दूर तक फैले पहाड़ और एक बहुत बड़ा जंगल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ओरिन ने बताया था। यहाँ प्राइमर एनर्जी पड़ोसी एल्काइन कॉन्टिनेंट से बहुत कम है। जब वो खुद को शांत करता है और अपने सेंसेस से फील करने की कोशिश करता है तो वो इसे महसूस कर सकता है। प्राइमर एनर्जी उस पैसेज से लगातार रिस रही है लेकिन जल्दी ही पतली होकर गायब हो रही है। जगह बंजर है और इसलिए सेफ है, लेकिन ये सेफ्टी सिर्फ बगल वाले कॉन्टिनेंट के मुकाबले ही है। उसके आसपास की घास में मेढक और कीड़े शोर मचा रहे हैं। जंगल से थोड़ी थोड़ी देर में किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। एक लेवल 4 के एंट किंग के लिए जो अभी अपनी अर्ली स्टेज पर है, ये जंगल एक ऐसी जगह है जहां हर पल खतरा छिपा रहता है। एक झिंगुर फुदकता हुआ उसके रास्ते में आता है। थॉर्न के पंख झटके से खुलते हैं। वह हवा में छलांग लगाता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। पेट भरकर खाने के बाद वह लंबी घास के बीच छिप जाता है और तब तक आराम करता है जब तक सूरज दोपहर के करीब नहीं आ जाता। उसके बाद ही वह अपना थैला उठाता है और पहाड़ी के उत्तर वाली चोटियों की तरफ चल पड़ता है। थॉर्न ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करता और ना ही वो पैसेज के एग्जिस्ट से ज्यादा दूर भटकना चाहता है। रात होने से पहले वो चोटी के साउथ ईस्ट वाले हिस्से पर एक सही जगह चुनता है और चट्टान को खोदकर अपना घर बनाने के लिए एक गुफा तैयार करने लगता है। खतरे को भांपने का उसका इंस्टिंक्ट बहुत तेज है और वो हर वक्त चौकन्ना रहता है। अगले 3 दिनों तक खाने के शिकार और सोने के अलावा उसका हर एक पल सिर्फ खुदाई करने में ही बीतता है। चौथे दिन बसंत की हल्की बारिश होने लगती है। थॉर्न देखता है कि पास की सूखी कुदरती नदी का रास्ता धीरे धीरे पानी से भरने लगा है। तब जाकर वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करने देता है। वह अपनी गुफा और नदी के बीच छोटे छोटे गड्ढे खोदता है और अपने 3 लाइफ सीड्स बो देता है। फिर वो उनके ऊपर छोटे पत्थर रख देता है ताकि कीड़े या पक्षी उन्हें खोदकर बाहर ना निकाल सके। इंसेक्ट रेसेस में बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्राइमर एनर्जी वाली लाइफ के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें इंसेक्ट वॉरियर्स कहते हैं। उनके पास लाइफ सैक नाम का एक खास अंग होता है जो एक आम पौधे के बीज को लाइफ सीड में बदल देता है। जब एक लाइफ सीड बोया जाता है तो वो एक प्राइमर प्लांट बन जाता है। जब इसमें फूल और फल लगते हैं तो वो फल प्राइमर फूड बन जाता है। यही वो नरिशमेंट है जो एक इंसेक्ट वॉरियर की ग्रोथ और एवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है। हर एक इंसेक्ट वॉरियर के लिए ये लाइफ सीड्स सच में जिंदगी और मौत का सवाल होते हैं। नॉर्मल हालातों में एक लो लेवल वॉरियर अपने बीज अपनी ही प्रजाति के किसी हाई रैंक वॉरियर के प्रोटेक्शन में बोता है। चींटियों की प्रजाति बाकी कीड़ों से एक खास मामले में अलग होती है। अगर एक ही क्लेन का कोई हाई रैंक एंट किंग प्रोटेक्शन दे तो बीजों की रखवाली के लिए सोल्जर चींटियों की एक टीम भेजी जा सकती है। ये काफी आसान है, लेकिन एक जवान फीमेल एंट किंग किसी हाई रैंक किंग के प्रोटेक्शन के बिना भी खुद अंडे दे सकती है और अपनी कॉलोनी बना सकती है। अपनी कॉलोनी को बीजों की देखभाल
देखभाल और रखवाली का ऑर्डर देकर वह इस नाजुक शुरुआती समय को काफी सेफ्टी के साथ गुजार सकती है। थॉर्न एक अकेला मेल एंड किंग है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब सब कुछ उसे अकेले ही करना है। क्रिम्सन थॉर्न वाइन की टहनियों का इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ सीड के पौधों के चारों तरफ एक बाड़ बनाता है। वो दिन रात उनकी रखवाली करता है और वहाँ आने वाले हर छोटे कीड़े का शिकार करके उन्हें खाद की तरह इस्तेमाल करता है। वक्त बीतता है, साइप्रस के वे तीनों छोटे पौधे उन नाजुक शुरुआती हफ्तों को पार करके सरवाइव कर जाते हैं। वे लगभग 2 मीटर लंबे हो जाते हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है कि अब उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली है। और इनका साइप्रस को लाइफ सीड के तौर पर चुनने का सुझाव हर लिहाज से काफी समझदारी भरा था। साइप्रस के पेड़ जान से भरपूर होते हैं और माहौल में आसानी से ढल जाते हैं, लेकिन उनकी कमियां भी उतनी ही साफ। साल की देखभाल के बाद ही वे अपनी शुरुआती मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं और पहली बार उनमें फूल और फल लगते हैं। और पैदावार को सही मायने में फायदेमंद होने के लिए 5 या उससे ज्यादा साल बीत जाने चाहिए। जबकि थॉर्न पहले से ही लेवल 4 का एंड किंग है, एक ऐसी स्टेज जहां एवोल्यूशन बहुत तेजी से होना चाहिए, लेकिन ना तो उसके पास स्पिरिट कोर है और ना ही प्राइमर फूड उसे सहारा देने के लिए, इसलिए उसकी ग्रोथ लगभग रुक सी गई है। एक अर्ली स्टेज एंड किंग की औसत उम्र सिर्फ 15 साल ही होती है और एक मेल के लिए तो ये शायद और भी कम है। 8 साल की उम्र पार करने के बाद शरीर कमजोर होने लगता है और हर एक इवोल्यूशन पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल होता जाता है। 1 साल से लेवल 4 पर ही अटका हुआ है। अगर वो समय रहते इवॉल्व होकर चौथा लाइफ सीड कल्टीवेट नहीं कर पाता तो उसके इलाके में काफी प्राइमर फूड पैदा नहीं होगा, और काफी प्राइमर फूड के बिना अगला इवोल्यूशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसे अपने दम पर सर्वाइव भी करना है और साथ ही ग्रो भी करना है, वरना वो एक ऐसे बुरे चक्र में फंसने का रिस्क लेता है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। वो इवॉल्व होने के लिए बहुत गरीब होगा और इवॉल्व ना होने की वजह से इतना कमजोर हो जाएगा कि उस गरीबी से कभी बाहर नहीं आ पाएगा और आखिर में उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। स्टारशिप के एग्जिस्ट के पास प्राइमर एनर्जी ज्यादा है, मैं उसे अपना बेस बना सकता हूँ। वहाँ की नेचुरल प्राइमर एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं जितनी जल्दी हो सके लेवल 5 पर पहुंच सकता हूँ। थॉर्न करती धूप में मेहनत करते हुए यही सब सोचता रहता है और अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगता। उसका प्लान तैयार हो रहा है। पतझड़ के आखिर तक साइप्रस के तीनों पौधे 3 मीटर से ज्यादा लंबे हो चुके हैं। कांटों वाली बाढ़ की वजह से अब वे काफी हद तक सेफ लग रहे हैं। थॉर्न काफी समय से उस स्टारशिप को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था। वो कभी कभी सिर्फ उसे देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर उड़ कर जाता था। वह स्टारशिप पूरी तरह से सोर्स अलॉय से बना हुआ था और दसियों हजार साल बीत जाने के बावजूद सिर्फ उसकी बाहरी सुनहरी परत ही उतरी थी। उसका एक भी मेटल वाला हिस्सा खराब नहीं हुआ था और इनके हिसाब से मेटल एबिलिटीज हासिल कर चुका कोई इंसेक्ट किंग भी उसे जरा सा नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। शुरुआत में इसके टकराने से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होगा। लंबे समय के बाद ये धीरे धीरे मिट्टी में समा गया और जो बचा वो आज एक पहाड़ी की शक्ल में खड़ा है। रात के समय थॉर्न आराम करने के लिए बाहर निकलने वाले नए रास्ते पर पनाह लेता है। दिन में वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में लग जाता है और गुफा के पास ही झिंगुरों, टिड्डों और दूसरे छोटे कीड़ों का शिकार करके उन्हें सुखाता है और सिल्क के पाउच में पैक कर देता है। पतझड़ के उन सुनहरे दिनों में बहुत से कीड़े बस अपनी उम्र पूरी होने की वजह से खुद ही मर जाते हैं, बाकी रात की ठंड की वजह से मारे जाते हैं। ज्यादातर समय थॉर्न को शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वे उसे लगभग मुफ्त में ही मिल जाते हैं। सर्दियों के लिए काफी खाना जमा हो जाने के बाद अचानक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। लगभग 1 साल की लगातार मेहनत के बाद थॉर्न को यह खामोशी थोड़ी अजीब लगने लगती है। उस सन्नाटे में ही उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से अकेला है। वो गुफा के दरवाजे पर बेचैनी से आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है। 2 दिनों की इसी बेचैनी के बाद आखिर उसकी उत्सुकता जीत जाती है। वह स्टारशिप के उन हिस्सों में जाने की हिम्मत करता है जहाँ पहले कोई निशान नहीं छोड़े गए थे। चींटियों के पास फेरोमोन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल रास्ता मार्क करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये निशान हमेशा नहीं टिकते। थॉर्न बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। वो पहले बार बार टेस्ट करता है और खुद को इस बात से वाकिफ कराता है कि उसके फेरोमोन के निशान ठीक कितनी देर तक टिकते हैं। उसके बाद ही वो आगे कदम बढ़ाता है। उसका बाहर निकलने का हर एक ट्रिप एकदम मिनटों के हिसाब से तय होता है। खोजबीन के कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। उसे जो भी कमरा मिलता है उसका दरवाजा किसी ने पूरी ताकत लगाकर खोला होता है और अंदर से सब कुछ साफ होता है। कुछ कमरों के तो दरवाजे ही पूरी तरह से गायब हो चुके थे और इन सही कह रहा था, जो कुछ भी ले जाया जा सकता था उसे ले जाया जा चुका था। जो भी तोड़ा जा सकता था वो टूट चुका था। थॉर्न एक के बाद एक रास्तों को याद करता जाता है और हर एक के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। वो और गहराई में आगे बढ़ता है। तभी अचानक वह एक बहुत ही चौड़े कॉरिडोर में पहुंच जाता है। दोनों तरफ की दीवारों पर मेटल के भारी और गोल दरवाजे लगे हुए थे। उन दरवाजों पर जबरदस्ती खोलने की कोशिशों के अनगिनत निशान बने हुए थे, फिर भी उनमें से एक भी दरवाजा नहीं खुला था। वहां ऐसे 10 दरवाजे और कुल 10 कमरे थे। 9 कमरों को साइड की दीवारों को तोड़कर खोला गया था और उनका सामान बहुत पहले ही निकाला जा चुका था। 10वें कमरे की दीवारों में कोई दरार नहीं थी, सिर्फ छत के पास एक छेद था जो टूटा हुआ तो था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कौन उसे ध्यान से
देखने के लिए करीब जाता है। दीवार के बाहरी मेटल को ना जाने किस जमाने के किसी इंसेक्ट किंग ने पूरी ताकत से पीटा था, जिससे वो डैमेज हो गया था। लेकिन दीवार के अंदर फंसी हुई सुनहरे रंग की एक प्लेट अभी भी मजबूती से टिकी थी, जो एकदम सही सलामत थी, और उसमें बस एक परफेक्ट गोल छेद था। थॉर्न उस छेद से कमरे के अंदर झांकता है। उसकी सांसें रुक सी जाती है। अंदर कुछ था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गोला रखा था, जिसका एक चौथाई हिस्सा गायब था और दोनों तरफ हाथ रखने की जगह थी। वो दिखने में किसी कुर्सी जैसा लग रहा था। वो महसूस करता है कि प्राइमर एनर्जी उस छेद से अंदर आ रही है और उस गोले के चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। ये अपने आप प्राइमर एनर्जी इकट्ठा करने वाले किसी खजाने जैसा लग रहा था, जो कल्टीवेशन में बहुत मदद कर सकता था। थॉर्न उस टूटे हुए दरवाजे को देखता है और दीवार की मोटाई चेक करता है। उसकी एक्साइटमेंट एकदम बढ़ जाती है। यह कमरा इतना मजबूत इसलिए था क्योंकि अंदर की चीज बहुत कीमती होगी, और वो गोल कुर्सी बहुत भारी होने की वजह से बस अपनी किस्मत के दम पर वहां बची रह गई थी। मैं इसे हिला तो नहीं सकता, लेकिन इसके पास रहकर अपने एवोल्यूशन को तेज जरूर कर सकता हूँ। ये सोचकर थॉर्न कमरे में घुसता है, अपने पंख फैलाकर बहुत संभल कर उसके पास जाता है। वह हवा में उस कुर्सी के चक्कर लगाता है और उसे हर तरफ से ध्यान से देखता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये प्राइमर एनर्जी जमा करने वाला एक जबरदस्त खजाना है और इसके जैसी कोई दूसरी कुर्सी नहीं है ना? थॉरेन खुद को शांत करता है और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। वो बार बार उसके चक्कर लगाता है, पर उसे किसी भी खतरे का कोई निशान नहीं मिलता। तब जाकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस गद्देदार कुर्सी पर बैठ जाता है, और जैसा उसने सोचा था, उसके बैठते ही उस कुर्सी में थोड़ी हलचल सी होती है। इसने जो घनी प्राइमर एनर्जी इकट्ठी की थी, वो अपने आप उसकी तरफ बहने लगती है, जिससे उसे सोखना आसान हो जाता है। थॉर्न आराम से अपने पंख फरफराता है, लेकिन पूरी तरह अलर्ट रहता है। काफी देर तक वो चौकन्ना रहता है, और जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई डेंजर नहीं है, तब वो अपने पंख समेटकर शांति से बैठ जाता है। फिर वो दीवार के उस छेद से वापस बाहर निकल आता है, हवा में अपने फेरोमोन के निशानों को फॉलो करते हुए और हर मोड़ को याद करते हुए। वो 3 बार आता जाता है। मेन कॉरिडोर से लेकर कुर्सी वाले कमरे तक का पूरा रास्ता याद करने के बाद वो अपने ठिकाने की तरफ उड़ जाता है। वो सर्दियों के खाने से भरे अपने सिल्क पाउच उठाता है और चक्कर लगा लगा के सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट कर देता है। अब उसकी शिफ्टिंग पूरी हो चुकी थी। वो लंबे समय के लिए उस गद्देदार कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और एक लालची भूख के साथ प्राइमर एनर्जी को पीने लगता है। कितना वक्त बीत गया उससे खुद अंदाजा नहीं रहता। तभी अचानक वो प्राइमर एनर्जी की रोशनी का कवच गायब हो जाता है और धीरे से अपना सिर उठाता है। पूरी तरह होश में आने से पहले एक लंबे पल तक खामोश रहता है। वो स्टारशिप के अंदर एक कमरे में है। वो कल्टीवेशन में मदद करने वाली एक बड़ी कुर्सी पर गहरी नींद में सो गया था, और थॉर्न बहुत धीरे से हल्का सा जोर लगाता है और उसकी पीठ पर मौजूद कवच में एक दरार आ जाती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है और खुद को उस पुराने खोल से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालता है। उसका नया निकला हुआ शरीर, जो अभी बहुत कोमल है, अब फैलने लगता है। वो अपने पंख खोलता है और खामोशी से इंतजार करता है जब तक कि उसका नया कवच सख्त होकर सेट नहीं हो जाता। वो इवॉल्व होकर लेवल 5 का एंड किंग बन चुका है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आराम से पूरा होता है। इस नींद से जागने के बाद उसे वो भयानक कमजोरी महसूस नहीं होती। उसके पिछले 3 एवोल्यूशन के बाद हुई थी। बस उसका पेट एकदम खाली है। थॉर्न सूखे मीट का एक टुकड़ा खींचता है और उसे कुतरने लगता है। साथ ही अपना ध्यान अपने अंदर आई हुई उन नई यादों को सुलझाने में लगाता है। इस एवोल्यूशन से एक नई रेशियल एबिलिटी सामने आई है। ये एबिलिटी चींटियों के अंडों के विकास को तेज करने वाले फेरोमोन्स छोड़ने की है, जिससे ऐसी खास सोल्जर चींटियां पैदा होती हैं जो खुद एक एंट किंग से भी बड़ी होती है। लेकिन वह तो एक अकेला मेल चीटा है। बिना अंडों के उसे चींटियों के अंडे आखिर कहां से मिलेंगे? लेवल 5 पर जागी ये एबिलिटी उसके लिए पूरी तरह से बेकार है। थॉर्न का चबाना रुक जाता है। उस जागी हुई जानकारी के अंदर अजीब बातों का ढेर मिक्स था। एक्सपेरिमेंट गैट एसएस 541 क्लासिफाइड आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन डोमिनियन थ्रोन जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉडिफिकेशन पूरा हुआ। आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जीव की एवोल्यूशन की आखिरी मंजिल इटर्निटी है। किसी सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन की आखिरी मंजिल उसका खात्मा है। आज जो आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का हुआ, वही कल वॉन्डरर सिविलाइजेशन का भी अंजाम हो सकता है। डोमिनियन थ्रोन आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन की बगावत का आखिरी कदम था। इसकी अहमियत काफी कम है, फिर भी इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो वांडरर सिविलाइजेशन के बनने लायक है। आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन, वांडरर सिविलाइजेशन। क्या तारों के पार की सिविलाइजेशन भी खुद को गुटों में बांटती है? ऐसा लग रहा था कि वांडरर सिविलाइजेशन ने जंग छेड़ी और आर्किटेक्ट्स को तबाह कर दिया। अब मुझे समझ आया कि मेरे नीचे मौजूद यह बहुत दावी कुर्सी वांडर सिविलाइजेशन ने आर्किटेक्ट से छीनी थी। इसका नाम डोमिनियन थ्रोन है। थॉर्न को इसमें से कुछ बातें समझ आ गई थी और बाकी से वो पूरी तरह उलझन में था। सबसे आधी बात उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि यह जानकारी उसके अंदर आई ही क्यों। जिस पल से वो जागा था उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और डोमिनियन थ्रोन के बीच किसी तरह का कनेक्शन बन गया है। थॉर्न इसी बारे में सोचता रहा। वो शांत बैठने के लिए बहुत बेचैन था, इसलिए उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरकर कुर्सी के पीछे वाले हिस्से के एकदम ऊपर वाली चिकनी सतह पर उतर गया। वो हल्का सा कनेक्शन अब और तेज हो गया और नई जानकारी सामने आई। प्लीज सिलेक्ट एमिसरी टाइप, सेंटिनल, स्ट्रेंथ या कल्टीवेटर एग्रीकल्चर। थॉर्न चकरा गया। उसने पहले कभी ऐसी किसी चीज का सामना नहीं किया था। अपने कंफ्यूजन में उसने बिना सोचे समझे सेंटिनल चुन लिया। प्लीज सिलेक्ट क्वांटिटी, 1 या 2। सिर्फ 2 ऑप्शन होने की वजह से थॉर्न ने एक को चुना। डोमिनियन थ्रोन
तेजी से सिकुड़ने लगा और एक बहुत छोटी सी कुर्सी में बदल गया। थॉर्न हैरानी से हवा में उड़ गया। एक पल के डर के बाद उसने खुद को संभाला और वापस गद्दे पर उतरा। डोमिनियन थ्रोन अब एकदम सही साइज का था, जो थॉर्न के शरीर पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा था। पीछे टिकने वाली जगह से नीली रोशनी की एक बीम निकली और उसे स्कैन करने लगी। स्कैन कंप्लीट, फिजिकल कंडीशन खराब, न्यूट्रिशन और शरीर की ताकत खत्म हो चुकी है। प्लीज जल्दी से खाना और पानी ले और हल्की एक्सरसाइज करे। रिप्रोडक्टिव फंक्शन डिसेबल्ड। थॉर्न हैरानी से उसे घूरता है और फिर शांत हो जाता है। डोमिनियन थ्रोन आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन की बगावत का आखिरी कदम था। उसे नहीं पता था कि यह क्या करता है, लेकिन उसे इतना पता था कि यह एक खजाना है। बस इतना ही काफी था। थॉर्न अपने पंख फड़फड़ाता है और जमीन पर उतर जाता है। सूखे मीट का एक और टुकड़ा लेता है और खाने लगता है। अपने दिमाग से थ्रोन से जुड़ते हुए वह सोचता है कि काश यह वापस अपने असली बड़े साइज में आ जाए, ताकि यह फिर से वही महान कुर्सी बन सके जो यह हुआ करती थी। यह ख्याल उसके दिमाग में ठीक से आता भी नहीं है कि थ्रोन और भी छोटा होकर लगभग 3 मीटर का हो जाता है और रुक जाता है। ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो रहा था। वह अपने चारों आगे वाले पंजों से उसे उठाने की कोशिश करता है। वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। लेवल 5 के अर्ली स्टेज एंड किंग की पूरी ताकत भी उसे जरा सा खिसका नहीं पाती। इसे उठाकर ले जाना मुमकिन नहीं था। उसका दिमाग कुछ और सोचने लगता है। वो दिमाग से उसे हल्का करने की कोशिश करता है। कोई जवाब नहीं। फिर वो उसे लुढ़काने की कोशिश करता है और थ्रोन सच में गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। थॉर्न एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो दीवार के उस छेद की तरफ देखता है। अभी भी इसे वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए वह एक और चीज ट्राई करता है और उसे उड़ने का हुक्म देता है और डोमिनियन थ्रोन सच में जमीन से ऊपर उठ जाता है। थॉर्न अपने दिमाग से थ्रोन को दीवार के छेद से बाहर निकालता है और कमरे से बाहर ले आता है। फिर वो पैदल ही कई बार अंदर बाहर चक्कर लगाता है और अपने सारे सिल्क आचार्यों का खाना बाहर ले आता है। उसने सब कुछ थ्रोन पर लाद दिया। पैकिंग पूरी हो गई। थॉर्न खुशी से गद्देदार सीट पर पसर जाता है और अपने दोनों आगे के पंजों से सूखे मीट का एक टुकड़ा कुतरते हुए अपने दिमाग से डोमिनियन थ्रोन को कॉरिडोर में उड़ाने लगता है। सीधे स्टारशिप से बाहर निकलकर जमीन के एकदम पास से चुपचाप उड़ते हुए वो अपनी टेरिटरी की तरफ वापस जाने लगता है। साइप्रस के तीनों लाइफ सीट एकदम सेफ थे और उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा था। थॉर्न अपने सिल्क पाउच को अपने घोंसले के स्टोरेज रूम में ले जाता है। वो बहुत ध्यान से नया उगाया हुआ चौथा लाइफ सीड, जो कि एक विशाल साइप्रस था, उसे स्टोर कर लेता है ताकि बसंत आने पर उसे बो सके। अब चूंकि वो लेवल 5 पर आ गया था, वो एक बार फिर से कल्टीवेट करने के लिए एक प्लांट सीड चुन सकता था। काफी सोच विचार के बाद उसने एक एमराल्ड साइप्रस का बीज चुना। अपना बाकी का सारा समय थॉर्न ने थ्रोन को स्टडी करने में लगा दिया। डोमिनियन थ्रोन उड़ सकता था, लेकिन उसकी स्पीड लिमिटेड थी, जो शायद थॉर्न के अपने मेंटल फोकस की ताकत से जुड़ी हुई थी। थ्रोन प्राइमर एनर्जी को स्टोर कर सकता था और इसे उड़ाने में उसी जमा एनर्जी का इस्तेमाल होता था। फिर भी उसमें जमा होने वाली एनर्जी की कोई लिमिट नहीं लग रही थी और जब भी थॉर्न गद्दे पर आराम करता, थ्रोन अपने आप प्राइमर एनर्जी छोड़ने लगता, जो उसे चारों तरफ से घेर लेती और उसके कल्टीवेशन में मदद करती। थॉर्न ने एमिसरी फंक्शन को भी कई बार एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी खराब फिजिकल कंडीशन की वजह से वो बंद हो जाता। लेवल 5 पर पहुंचने की थकान ही साफ तौर पर इसकी वजह थी। 3 दिन बाद उसने फिर कोशिश की। अभी भी कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसकी कंडीशन अब खराब से बेहतर होकर एवरेज से थोड़ी कम हो गई थी। 5 दिन और बीत गए। एक और कोशिश करने पर वही जानी पहचानी नीली रोशनी उस पर पड़ी। जवाब आया, एमिसरी सेंटिनल स्ट्रेंथ टाइप, रेप्लिकेशन जारी है। एक ही पल में उसके नीचे के गद्दे से एक अनदेखा खिंचाव उठा, जो 4 या 5 सेकंड तक रहा और फिर गायब हो गया। एमिसरी सेंटिनल का जनरेशन पूरा हुआ। प्राइमर एनर्जी इंक्यूबेशन के पहले फेज में जा रहा है। थॉर्न खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके छहों पैर कमजोर पड़ गए थे। उसे ठीक से खड़े होने लायक रिकवर होने में बहुत समय लगा। वो रेंगर थ्रोन से नीचे उतरा और फर्श पर गिर गया। वो स्टोर रूम में गया, सूखे मीट के कई टुकड़े खाए और लगभग पूरा दिन आराम किया। तब जाकर वो वापस नॉर्मल हो पाया। वो जितना हैरान था उतना ही बेचैन भी। वो वापस डोमिनियन थ्रोन पर चढ़ा और अपने दिमाग से उससे जुड़ा। कोई नए इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। पूरी तरह से जांच करने के बाद उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हॉर्न के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगी और अगले दिन यह हुआ, एमिसरी सेंटिनल प्राइमर एनर्जी इंक्यूबेशन में जा रहा है। फेज 2 जारी रखें। थॉर्न भागकर स्टोर रूम में गया, सूखे मीट के 2 टुकड़े चुने और उन्हें अपने पास रख लिया। फिर उसने चुना। नीली रोशनी उस पर से गुजरी और एक बार फिर उसकी बहुत सारी ताकत खींच ली गई। पुराने एक्सपीरियंस की वजह से थॉर्न को अब कोई जल्दी नहीं थी। उसने मीट का टुकड़ा उठाया और खाया। उसने तब तक आराम किया जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो गया, जिसमें उसे लगभग पूरा दिन लग गया। फिर वो शांति से डोमिनियन थ्रोन पर बैठकर इंतजार करने लगा। एक और दिन बीत गया। एमिसरी सेंटिनल प्राइमर एनर्जी इंक्यूबेशन के तीसरे फेज में जा रहा है। क्या इसे जारी रखें? वही 2 ऑप्शन थे, हाँ या ना। थॉर्न ने हाँ चुना
खाना खाया, रिकवर हुआ और इंतजार करने लगा। चौथे दिन एमिसरी सेंटिनल का जनरेशन पूरा हो गया। डोमिनियन थ्रोन के पीछे एक हलचल हुई। थॉर ने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन पर उतरकर पीछे की तरफ देखने गया। पहले एकदम चिकनी दिखने वाली गोल सतह के बीचों बीच एक छोटा सा 6 कोनों वाला छेद बन गया था। उसके अंदर एक सफेद गोल मोती जैसा कुछ रखा था जिसमें लाइफ की धड़कन और प्राइमर एनर्जी महसूस हो रही थी। यह बिल्कुल एक चींटी के अंडे जैसा दिख रहा था। थॉर्न काफी देर तक उसे देखता रहा। एक ख्याल के साथ ही प्राइमर एनर्जी की एक अनदेखी ताकत ने उस मोती को बाहर धकेल दिया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना आगे का पैर बढ़ाया और उसे अपनी पकड़ में घुमाकर हर तरफ से चेक करने लगा। ये जिंदा था, इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक चींटी का अंडा ही था। थ्रोन का ये एमिसरी जनरेशन असल में मुझसे ताकत खींचकर एक अंडा पैदा करता है। यह डोमिनियन थ्रोन को मास्टर करके चींटियों की उस नस्ली एबिलिटी को कॉपी कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने भी, जो एक अकेला मेल हूँ, असल में अंडे देने की ताकत हासिल कर ली है। ऑन ने अंडे को बहुत ध्यान से जमीन पर रखा, इस बात को अपने दिमाग में बार बार घुमाया और उसे एहसास हुआ कि उसके पहले के कई सवालों के जवाब उसे मिल गए हैं। फिर भी सबसे जरूरी सवाल अभी भी उसकी समझ से बाहर था। मुझे डोमिनियन थ्रोन का कंट्रोल आखिर मिला कैसे? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसके ऊपर इवॉल्व हुआ था? पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। जो चीज समझ ना आए उसे अभी के लिए अलग रख देना ही बेहतर था। थॉर ने धीरे से अंडे को उठाया और उसे अपने सोने के कमरे के एक कोने में ले गया। उसे नीचे रखा और एक पल के लिए शांत खुशी के साथ उसे घूरने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने तय किया कि इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। उसने इसे फिर से उठाया और डोमिनियन थ्रोन पर वापस रख दिया। वो अपने दिमाग से थ्रोन से जुड़ता है और मैसेज फिर से आता है, कृपया एमिसरी टाइप चुने, सेंटिनल स्ट्रेंथ या कल्टीवेटर एग्रीकल्चर। सेंटिनल और कल्टीवेटर में क्या फर्क है? सोल्जर चींटी। पहला अंडा एक सेंटिनल था, वो ताकत निचोड़ता है। गिनती का मतलब पक्का यही होगा कि एक बार में कितने अंडे पैदा होते हैं। हर एक अंडा उसकी ताकत को निचोड़ लेता है। एक अंडा भी बहुत भारी पड़ता है और 2 तो पक्का उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। थॉर समझदारी दिखाते हुए सिर्फ एक को चुनता है। नीली रोशनी उस पर से गुजरती है। फिजिकल कंडीशन एवरेज से कम, न्यूट्रिशन और शरीर की ताकत खत्म हो चुकी है। कृपया जल्दी से खाना ले और हल्की एक्सरसाइज करे। एमिसरी फंक्शन डिसेबल्ड। कुल मिलाकर अपनी एवरेज से कम हालत की वजह से बीच में आराम करने के समय को जोड़कर थॉर्न को एक अकेला अंडा बनाने में 3 दिन लग जाते हैं। डोमिनियन थ्रोन को हर अंडा बनाने में 4 या 5 दिन या शायद इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ये एक फीमेल एंट किंग के अंडे देने की स्पीड के आसपास भी नहीं है। यह तारों के पार की एक सिविलाइजेशन से आया है। तो पक्का डोमिनियन थ्रोन से पैदा होने वाली सोल्जर चिंटियां एक असली फीमेल एंट किंग की पैदा की गई चींटियों से ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए, या क्या वे कमजोर हो सकती हैं? आखिर यह सिर्फ एक नकल ही तो है। यह पूरी तरह से मुमकिन है। थॉर्न को लगता है कि उसने थ्रोन, खुद और अंडों के बीच के लॉजिक को समझ लिया है और वो फिर से हिम्मत जुटाने से पहले एक पल के लिए थोड़ा निराश होता है। कम से कम वो अपनी टेरिटरी के लिए फाइटर्स और वर्कर चींटियां पैदा करने के लिए डोमिनियन थ्रोन का इस्तेमाल तो कर ही सकता है। वर्कर चींटियों को हुक्म देकर ही वो सच में एंट किंग कहलाने के लायक बन सकता है। 2 और दिन आराम करने के बाद उसकी हालत काफी ठीक हो जाती है। वो डोमिनियन थ्रोन का एमिसरी फंक्शन एक्टिवेट करता है और दूसरे अंडे का इंक्यूबेशन शुरू कर देता है। तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। सर्दियों की ठंड बहुत ज्यादा है और पहले अंडे का विकास लगभग रुक सा गया है। इसलिए थॉर्न चट्टान को खोदने के काम में लग जाता है और अपनी इनहेरिटेड रेशियल मेमोरी की गाइडेंस को फॉलो करते हुए पहाड़ के अंदर और गहराई में खुदाई करके एक गर्म, नमी वाला और साफ इंक्यूबेशन चैम्बर बनाता है। एक सुबह जब करने के लिए कोई जरूरी काम नहीं था, वो ढीले पत्थरों के बीच से तेजी से रेंगता हुआ एक सीलन भरे टनल के रास्ते से बाहर निकलता है। तभी उसके सिर के ऊपर मौजूद ग्राउंड सेंस आसपास की रोशनी और परछाई में एक हल्का सा बदलाव महसूस करता है। अपने इंस्टिंक्ट से थॉर्न ऊपर देखता है। एक चमकती हुई रोशनी तेजी से सिर के ऊपर से गुजरती है। पूरी तरह से पंख फैलाए हुए एक मेंटिस, एक ऑर्किड मेंटिस वॉरियर। उसका कैरापेस एकदम चमकीले और कीमती पत्थरों जैसे रंगों से चमक रहा था, बिल्कुल किसी खिले हुए जिंदा ऑर्किड फूल की तरह। वो नीचे की हलचल को देख लेती है और एक पल में घूमकर गुफा के दरवाजे से 4 या 5 मीटर की दूरी पर उतरती है। उनकी आंखें मिलती है। थॉर्न अपनी इनहेरिटेड रेशियल मेमोरी में खोजता है और उसे तुरंत पहचान लेता है, एक रियर ऑर्किड मेंटिस। लेकिन यहाँ ये क्या कर रही है? मेंटिस कुदरती तौर पर चींटियों से बहुत बड़ी होती है। उसके अंदाजे से वो लेवल 8 या 9 की एक जूनियर वॉरियर होनी चाहिए। थॉर्न अभी उसे समझ ही रहा होता है कि वो ऑर्किड मेंटिस वॉरियर अपना सिर झुकाती है और पूरी उत्सुकता के साथ उसे घूरती है। एक चींटी। ये शब्द उसके साइकिक लिंक के जरिए आते हैं जो थोड़े अटके हुए और अनपॉलिश्ड थे। थॉर्न जवाब देता है कि वो एक जाइंट हेडेड एंट है। पहले उसे लगा था कि उसे किसी कारवां ने एशियन कॉन्टिनेंट पर प्राइमर एनर्जी के उतार चढ़ाव को चेक करने के लिए भेजा होगा। लेकिन बस एक बातचीत से ये बात साफ हो जाती है, उसका किसी भी कारवां से कोई लेना देना नहीं है। एक ऑर्किड मेंटिस नेरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट पर कभी सर्वाइव नहीं कर सकती जहां एंट क्लैंस और विंड क्लैंस का राज है। इससे बस एक ही बात साबित होती है, वो यही एशियन कॉन्टिनेंट पर पैदा हुई थी और पूरी तरह से अकेले यहाँ सर्वाइव कर रही है। बस उस एक बातचीत से थॉर्न ने उसके बारे में सब कुछ समझ लिया था और उसकी साइकिक प्रेजेंस के जरिए वो उसके इमोशंस को बहुत साफ तरीके से पढ़ सकता है।
है, कोई दुश्मनी नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी, कूट कूट कर भरी हुई उत्सुकता और साफ दिखने वाली हैरानी और खुशी। क्या तुम एक मेल हो? ऑर्किड मेंटिस वॉरियर कुछ पल सोचने के बाद पूछती है। थॉर्न सिर हिलाता है। वो इस बात को लेकर उलझन में है कि उसने अपने लाइफ सीड के पौधे को ऐसी जगह पर क्यों बोया है। यहाँ की प्राइमर एनर्जी बहुत कम है। क्या तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तुम्हारे क्लैन का कोई बड़ा नहीं है? इसका जवाब तो साफ ही था। थॉर्न हिचकिचाते हुए ही सही पर सच सच जवाब देता है। वह जानता है कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उसका लाइफ सीड वहीं उसके पास ही है, इसलिए भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका इकलौता रास्ता यही है कि सब कुछ शांति से निपट जाए। थॉर्न खुद ही बात आगे बढ़ाता है। मेरा नाम थॉर्न है। वो पौधा एक जायंट सीडर है, मेरे पहले लाइफ सीड का पौधा। तुम्हारा नाम क्या है? ऑर्किड मेंटिस वॉरियर एक पल के लिए सोचती है और फिर जवाब देती है। वो सवाल वापस उसी पर पलट देती है। मुलेन, मेरा पहला लाइफ सीड एक स्टोन ऑर्किड है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा नाम मुलेन होना चाहिए। थॉर्न एकदम सुन्न रह जाता है। लाइफ सीड के तौर पर इतने बेकार पौधे को आखिर कौन चुनेगा? और तुम्हारा दूसरा लाइफ सीड? मुलेन ने जिन भी बीजों को देखा था वे सभी स्टोन ऑर्किड ही थे। थॉर्न के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। जब गाइड करने के लिए कोई बड़े ना हो तो यही होता है। एक नए पैदा हुए वॉरियर को बहुत कम समझ होती है। जो भी बीज पसंद आ जाए बस उसे चुन लिया जाता है, बिना ये समझे कि लाइफ सीड का चुनाव ही इलाके की फ्यूचर की पैदावार तय करता है। और ये एक वॉरियर की ग्रोथ और एवोल्यूशन का सबसे जरूरी फैसला होता है। ये ऑर्किड मेंटिस वॉरियर पहले से ही एक बहुत बड़े नुकसान में है। लेकिन रुको, थॉर्न दोबारा सोचता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। एक जूनियर ऑर्किड मेंटिस वॉरियर मुश्किल से 15 साल ही जीती है। वो महसूस कर सकता है कि यह मुलेन अभी भी जवान है। तो फिर वो लेवल 8 या 9 तक इवॉल्व कैसे हो गई? क्या तुम्हारे इलाके में प्राइमर एनर्जी बहुत ज्यादा है? थॉर्न अपने दिमाग में चल रहा सवाल पूछ लेता है। हाँ, मैं जिस चोटी पर रहती हूँ वहाँ ये बहुत भरी हुई है, बाकी हर जगह एकदम बंजर है। मुलेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बताती है। मुलेन अपना धारदार हाथ उठाती है और पूरब की तरफ इशारा करती है। जहाँ सुबह का सूरज अभी उग ही रहा था उस तरफ उड़कर जाओ और वहाँ लगभग कुछ भी नहीं है। थॉर्न हाँ में सिर हिलाता है। तुम कहाँ रहती हो? क्या ये दूर है? तुम इस बंजर पहाड़ी पर क्या करने आई हो? क्या तुम सर्दियों में शिकार कर रही हो या लाइफ सीड के लिए कोई अच्छा पौधा ढूंढ रही हो? मुलेन हाथ उठाकर दक्षिण की तरफ इशारा करती है। मैं उस तरफ रहती हूँ, यहाँ से काफी दूर। मैं एक डिवाइन सीड की तलाश में आई थी और रास्ते में मैं ऑर्किड की वो वेराइटीज ढूंढ रही हूँ जो मेरे इलाके में नहीं है। प्राइमर एनर्जी की इतनी कमी वाले माहौल में एक डिवाइन सीड उग ही नहीं सकता। थॉर्न अच्छे इरादे से उसे समझाता है। उनकी इस नॉर्मल सी बातचीत से थॉर्न को मुलेन के लेवल और उसके लाइफ सीड्स के बारे में पता चल जाता है। एम्बर स्पाइडर कारवां के साथ बिताए हुए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। मुलेन से उसे सच में काम की जानकारी मिलती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बातूनी है। वो थॉर्न की हर एक चीज के बारे में जानने के लिए बेताब है और इसी बीच वो चुपके से अपने साइकिक सेंस को गुफा के अंदर भेजती है। क्या तुम गुफा खोद रहे हो? वो क्या है? मुलेन एकदम से सवाल पूछती है। थॉर्न तुरंत अलर्ट हो जाता है। फिर मुलेन अपने आगे के दोनों पैर हिलाकर इशारा करती है। उसकी नजर खाने से भरे एम्बर स्पाइडर के चमकीले सिल्क पाउच पर गई थी। उसी ने उसका ध्यान खींचा था। थॉर्न चैन की सांस लेता है। ये सिल्क पाउच एम्बर स्पाइडर क्लैन ने बुने हैं। ये उनका कुदरती नस्ली टैलेंट है। मुलेन ने पहले कभी किसी एम्बर स्पाइडर को असल में नहीं देखा है। वह उन्हें सिर्फ अपनी नस्ली यादों से ही जानती है। क्या वे एम्बर स्पाइडर क्लैन के व्यापारी हैं? क्या उनमें से कोई तुम्हारे इलाके से होकर गुजरता है? क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? मेरे पास प्राइमर एनर्जी वाला खाना है जिससे मैं व्यापार कर सकती हूँ। मुलेन की एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही है। उसके ऑर्किड जैसे पंख अपने आप खुल जाते हैं। थॉर्न अपना सिर नीचे झुकाता है और कुछ नहीं कहता। ये ऑर्किड मेंटिस वॉरियर एशियन कॉन्टिनेंट पर पैदा हुई है और पूरी तरह से अकेले ही बरी हुई है। शायद उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी दूसरे जीव का सामना नहीं किया है। कोई बड़े नहीं, कोई क्लैन नहीं, यहाँ तक कि उसे अपनी खुद की सिचुएशन के बारे में भी ठीक से कुछ नहीं पता। वो भी उसी की तरह बिल्कुल अकेली है। मुलेन ये पहली बार है जब थॉर्न ने उसका नाम लिया है। उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। इस कॉन्टिनेंट को एसन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तुम पहले से जानती हो कि पूरब की तरफ जाने पर एक ऐसा बंजर इलाका आता है जहाँ कोई प्राइमरी एनर्जी नहीं है। उस पर टिके रहने वाला कोई भी जीव वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। सच तो यह है कि एशियन कॉन्टिनेंट अभी प्राइमर एनर्जी की डॉर्मेंसी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ बात शायद हम दोनों ही हैं या फिर मुट्ठी भर और इंसेक्ट वॉरियर्स होंगे, लेकिन बहुत ही कम हम पीछे छूट गए हैं। थॉर्न अपना आगे का एक पैर उठाता है और आसमान को छूते हुए उस विशाल डिवाइन बैरियर की तरफ इशारा करता है। फिर वह मिट्टी में एक गोल घेरा बनाता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक बहुत बड़ा गोला है, एक ग्रह है। नेचर गॉड्स इन डिवाइन बैरियर्स का इस्तेमाल करके कॉन्टिनेंट्स को बांटते हैं। ये लाइन यहाँ इक्वेटर है। थॉर्न उसे वो सब बताता है जो ओरेन ने उसे कॉन्टिनेंट्स के बंटवारे और प्राइमर एनर्जी की साइक्लिक डोरमेंसी की थ्योरी के बारे में समझाया था, और साथ ही उसे मलबे से बने उस नए पैसेज
और अपनी कहानी के बारे में भी बताता है। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वे एक साथ उड़कर चोटी पर जाते हैं और हर तरफ के लैंडस्केप को देखते हैं। मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट प्राइमर एनर्जी से कितना भरा हुआ है। वहां पक्का बहुत सारे डिवाइन सीड्स उग रहे होंगे। इस छोटी सी मेंटिस के दिमाग में बस डिवाइन सीड्स का ही जुनून सवार है। थॉर्न के पास इसका कोई जवाब नहीं है। थॉर्न को चुप देखकर मुलेन नीचे फैले हुए खाली मैदानों की तरफ इशारा करती है और पूछती है, थॉर्न के एम्बर स्पाइडर कारवां वहीं इकट्ठा होता है। थॉर्न कहता है, हर बसंत में जब जमीन फूलों से ढंक जाती है तो मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट से होकर सफर करने वाले एम्बर स्पाइडर कारवां यही जमा होते हैं। अलग अलग कारवां अलग अलग रास्तों से आते हैं और उनके पास अलग अलग तरह के प्राइमर एनर्जी वाले सामान होते हैं। यहाँ वे आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे के सामान की कमी को पूरा करते हैं, जिससे हर कारवा के पास देने के लिए वैरायटी बढ़ जाती है। इसलिए वे सिर्फ बसंत में ही आते हैं। अभी सर्दियां हैं। मुलेन बात बदलती है और एक प्रपोजल रखती है, थॉर्न चलो मिलकर डिवाइन सीड्स ढूंढते हैं। थॉर्न की आवाज एकदम तीखी हो जाती है। यह एरिया पूरी तरह से एम्बर स्पाइडर कारवा का है। पहाड़ी पर खड़े होकर देखना एक अलग बात है, लेकिन आसपास की जमीन किंग बिली का इलाका है, जो एक लॉर्ड टीयर जाइंट हेडेड एंट किंग है और उसकी सोल्जर चिंटिया हर वक्त वहां पेट्रोलिंग और शिकार करती रहती हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। मुलेन को एंट क्लैंस के बारे में अपनी इनहेरिटेड मेमोरी से काफी कुछ पता है। यह चेतावनी उसे डरा देती है। क्या हम कम से कम डिवाइन बैरियर के किनारे किनारे सफर नहीं कर सकते? वो हार ना मानते हुए पूछती है। थॉर्न में सिर हिलाता है। एंट क्लैंस की तादाद बहुत बड़ी होती है। सर्दियों में भी उन्होंने डिवाइन सीड्स ढूंढने के लिए अपनी चींटियों के झुंड भेजे होंगे। मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट पर टेरिटरी को लेकर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। एंट किंग्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हर एंट किंगडम अपनी टेरिटरी में आने वाले किसी भी बाहरी कीड़े को एक घुसपैठिया मानता है, जिसे देखते ही मार दिया जाना चाहिए। मुलेन अब खतरे को समझ जाती है। वो सिर हिलाती है और तय करती है कि वो अपने आप कहीं नहीं भटकेगी। उनकी बातों का सिलसिला चलता रहता है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मुलेन को विदा करने के बाद थॉर्न थोड़ी देर आराम करता है और फिर पूरी रात चींटियों का घोंसला बनाने के काम में लगा रहता है। अगली सुबह थॉर्न अपनी गुफा के दरवाजे पर आराम कर रहा होता है। तभी एकदम सही टाइम पर मुलेन फिर से वहां धमकती है। वो एक चुलबुले अंदाज में पूछती है, थॉर्न क्या घोंसला पूरा बन गया? थॉर्न अपना आगे का पैर हिलाता है। अभी कम से कम कई दिन और लगेंगे। मुलेन बहुत प्यार से अपने साथ लाया हुआ बांस का एक छोटा सा ट्यूब नीचे रखती है। यह प्राइमर एनर्जी वाला खाना है, एक गिफ्ट। थॉर्न एकदम से सीधा हो जाता है और थैंक्स कहने के लिए अपने एंटेना हिलाता है। वो उसके मुंह पर लगे सूखी घास के ढक्कन को खींच कर निकालता है। अंदर बहुत ही शानदार क्वालिटी के दर्जनों मोटे और प्राइमर एनर्जी से भरे हुए ऑर्किड के बीज रखे थे। यह बात एकदम साफ थी कि मुलेन ने अपनी टेरिटरी को बहुत अच्छे से संभाला था और उसकी चोटी पर प्राइमर एनर्जी का कंसंट्रेशन थॉर्न की इस छोटी सी बंजर पहाड़ी से कहीं ज्यादा रहा होगा। लेकिन एक ऑर्किड के पौधे को अपने लाइफ सीड के तौर पर रखने से तो पैदावार बहुत कम होती होगी। मुझे इतना सब देने के बाद तुम अपने लिए क्या करोगी? थॉर्न को अंदर से सच में थोड़ा अजीब लगता है। मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। मुलेन भी थोड़ी गिल्टी लग रही थी और साफ तौर पर खुद से ही चिड़ी हुई थी। इस साल मेरी टेरिटरी में जितने भी ऑर्किड के बीज पैदा हुए थे वे सब मैं पहले ही खा चुकी हूँ। जब बसंत में कारवां आएगा तो मेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुलेन गिफ्ट के लिए थैंक यू। थॉर्न उस बांस के ट्यूब को फिर से सूखी घास से बंद कर देता है। वो तेजी से स्टोर रूम में घुसता है, एक सिल्क पाउच खाली करता है और उसे बाहर ले आता है। यह एम्बर स्पाइडर क्लैन का बुना हुआ सिल्क पाउच है। यह पानी और आग से बचाता है और प्राइमर एनर्जी को अंदर ही लॉक कर देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो। अगले साल के ऑर्किड के बीज इसमें पैक करना और वे बहुत लंबे समय तक सही सलामत रहेंगे। मुलेन खुशी से झूम उठती है। वो उस पाउच को लेती है, उसे ऊपर उठाती है, उलट पुलट कर देखती है और अपनी खुशी को छिपा नहीं पाती कि उसे ये कितना पसंद आया है। वो सुबह सुबह इतनी दूर से प्राइमर एनर्जी वाला खाना लेकर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी। बिल्कुल इस छोटे खूबसूरत और चमकीले रंगों वाले सिल्क पाउच जैसी कोई चीज। अब चूंकि उसे बिल्कुल वही मिल गया था जो वो चाहती थी, मुलेन बहुत ज्यादा खुश थी और साथ ही डरी हुई भी थी कि कहीं वो इसे वापस ना ले ले। थॉर्न तुम अपने काम पर लग जाओ। मैं वापस जा रही हूँ ताकि डिवाइन सीड्स ढूंढना जारी रख सकूं। आज दोपहर वापस लौटते समय मैं यहाँ से गुजरूंगी, तब हम बात कर सकते हैं। और इतना कहकर वो सिल्क पाउच को लपकती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। यह बस एक सिल्क पाउच ही तो है, क्या सच में इतना सब करने की जरूरत थी? थॉर्न एक पल के लिए वहां बिना कुछ कहे खड़ा रह जाता है। फिर वो बांस के ट्यूब से ऑर्किड के बीज निकालता है और उन्हें एक एक करके अपने घोंसले में ले जाता है। एक स्टोन ऑर्किड का लाइफ सीड ऐसा खाना पैदा करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। ऑर्किड मेंटिस क्लैन का कुदरती रेशियल टैलेंट अपने कैरापेस के अंदर लाइफ सीड्स को पालने में है और उससे जो खाना पैदा होता है उसका असर कैरापेस के रंग को और भी ज्यादा निखार देता है। अगर दोनों को मिला दें तो मुलेन के स्टोन ऑर्किड लाइफ सीड से मिले इन ऑर्किड के बीजों में दो फायदे हैं, डाइजेशन को मजबूत करना और कैरापेस के रंग को बेहतर बनाना। एक मेंटिस वॉरियर के लिए ये एक बहुत ही कमजोर कॉम्बिनेशन है। अगर इन्हें बहुत ज्यादा खा लिया जाए तो इसका असर
असर सच में आपके खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन एक एंट किंग के लिए, खासकर थॉर्न के लिए, ये ऑर्किड के बीज बिना किसी शक के सबसे बेहतरीन प्राइमर एनर्जी वाले खाने में से एक है जिसकी वो उम्मीद कर सकता था। डोमिनियन थ्रोन के जरिए चींटियों के अंडे पैदा करने में उसके शरीर में जमा न्यूट्रिशन और फिजिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। एक एंट किंग के लिए उसका शरीर जितना मजबूत हो उतना ही अच्छा है। उस दोपहर मुलेन अपने वादे के मुताबिक नहीं आती है। थॉर्न सोचता है कि शायद वो घर जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते से निकल गई होगी और वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगली सुबह डोमिनियन थ्रोन से जवाब आता है। एमिसरी कल्टीवेटर एग्रीकल्चरल यूनिट कंप्लीट। पहले की तरह ही डोमिनियन थ्रोन के पीछे हनीकॉम्ब जैसा शय कोनों वाला एक छेद खुलता है और उसके अंदर एक अकेला चींटी का अंडा रखा होता है। सेंटिनल और कल्टीवेटर के अंडों से तुलना की जाए तो ये साइज, शेप और रंग में बिल्कुल उनके जैसा ही है। बस इसमें से निकलने वाली प्राइमर एनर्जी की हल्की सी फील थोड़ी अलग है। क्या सेंटिनल एक जाइंट हेडेड एंट किंगडम की सोल्जर चींटियों की तरह है और कल्टीवेटर वर्कर चींटियों की तरह? अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब वे बड़े होकर एडल्ट बन जाएंगे तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना थॉर्न तुरंत एमिसरी फंक्शन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी, एक नीली रोशनी उसे स्कैन करती है। फिजिकल कंडीशन सब ऑप्टिमल। वो 3 और ऑर्किड के बीज खाता है और आराम करने और रिकवर होने के लिए डोमिनियन थ्रोन पर लेट जाता है। जैसे ही शाम ढलती है और आसमान में अंधेरा छाने लगता है, गुफा के दरवाजे पर मुलेन की साइकिक कॉल उस तक पहुंचती है। थॉर्न थ्रोन से छलांग लगाता है और तेजी से घोंसले से बाहर आता है। मुलेन बहुत ही आराम से सिल्क पाउच खोलती है, अंदर हाथ डालकर टटोलती है और 5 सीडर के कोन बाहर निकालती है। ये फ्रेग्रेंट सीडर है, क्या तुम्हारे पास ये है? थॉर्न नामे सिर हिलाता है। ये देखकर मुलेन उसे सारे फ्रेग्रेंट सीडर के बीज दे देती है। थॉर्न उसे थैंक्स कहता है। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? मुलेन एक हाथ उठाती है और उत्तर की तरफ इशारा करती है। मैं डिवाइन बैरियर के किनारे किनारे उस तरफ उड़ती हुई गई थी और मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला। मैंने उसकी ढलानों पर फ्रेग्रेंट सीडर देखे और वहां से तुम्हारे लिए कुछ बीज तोड़ लिए। बदकिस्मती से इतना बड़ा होने के बावजूद उस पहाड़ पर प्राइमर एनर्जी बहुत कम है। फिर मुलेन पूछती है कि क्या थॉर्न कारवां वाले ओरिन को जानता है? थॉर्न हाँ में जवाब देता है, लेकिन जान पहचान होना एक अलग बात है। सामान के बदले में पेमेंट के तौर पर स्पिरिट कोड तो चाहिए ही होते हैं। मुलेन के पास नाम के लिए एक भी स्पिरिट कोड नहीं है और वो इस साल का अपना सारा प्राइमर एनर्जी वाला खाना खा चुकी है। इसके अलावा वो उत्सुकता से पूछती है कि थॉर्न के पास इतने सारे रेयर बीज कहां से आए। थॉर्न एक हल्की सी हंसी के साथ अपनी छाती थपथ पाता है। यह है उस काम का पेमेंट है जो मैंने तब किया था जब कारवां आयरन माउंटेन मेंटिस किंग की टेरिटरी में व्यापार कर रहा था। जब भी वे किसी अमीर इंसेक्ट किंग की टेरिटरी में जाते हैं तो कारवां बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। मैंने उनके अकाउंटिंग और कैलकुलेशन में मदद की थी। ओरिन ने मुझे उसी हिसाब से पेमेंट किया। मुलेन खुद को रोक नहीं पाती और एक्साइटमेंट में कहती है, थॉर्न तुम सच में बहुत इंप्रेसिव हो। फिर वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछती है कि क्या वहाँ और भी कई मेंटिस किंगडम्स हैं? बिल्कुल, मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट पर मेंटिस क्लैंस बहुत महान और ताकतवर माने जाते हैं। मैंने कारवा के साथ 5 मेंटिस किंगडम्स घूमे हैं। थॉर्न बहुत देर तक बातें करता रहता है। अंधेरा होने तक उनकी बातचीत चलती रहती है और फिर फाइनली मुलेन बिना मन के वहां से विदा लेती है। थॉर्न ने अपना पूरा दिन साइकिक लिंक के जरिए बातें करने और कहानियां सुनाने में बिता दिया था। शाम तक उसके पास खुदाई करने के लिए कोई एनर्जी नहीं बची थी और वो डोमिनियन थ्रोन पर गिरते ही एक गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह मुश्किल से उजाला ही हुआ था कि मुलेन वापस आ धमकती है। मुलेन, तुम आज डिवाइन सीड्स ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ जा रही हो ना? मैं जाने का ही प्लान बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहाँ से होकर जाऊं। मुलेन को उसकी बातों का असली इशारा बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कल तुम पूरे टाइम मिरिड क्लैंस कॉन्टिनेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। तुमने मुझे अभी तक मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट में बस एंड किंगडम्स, बी किंगडम्स और टर्माइट किंगडम्स ही भरे पड़े हैं। वहां बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। थॉर्न अपनी आंखें सिकोड़ता है। मुलेन आगे बढ़ती है और उसका आगे का पैर खींचती है। तो फिर मुझे आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन के क्रिएशंस के बारे में और बताओ, वो भी चलेगा। थॉर्न के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते। कितनी चालाक छोटी कीरी है। थॉर्न अपने ख्यालों को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन के सबसे शानदार क्रिएशन के बारे में बताता हूँ। ये कहानी लगभग 4000 साल पहले शुरू होती है। उसे पता भी नहीं चलता और बातों ही बातों में एक और सुबह बीत जाती है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका दोपहर में भी जाने का कोई इरादा है। थॉर्न पजल्ड था। उसने मुलेन को कुछ भी खाते हुए नहीं देखा था। वह उत्सुकता से पूछता है, मैंने कल ही खाया था। मुलेन का जवाब थॉर्न को पूरी तरह से हैरान कर देता है। एक मील खाने के बाद उसे 3 दिन तक भूख नहीं लगती। थॉर्न और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को एक मील खाकर 3 दिन तक सरवाइव करा सकती है? क्या ये ऑर्किड मेंटिस का कोई खास कुदरती टैलेंट है? तभी मुलेन को अचानक कुछ याद आता है और उसका चेहरा चमक उठता है। वो जोर से अपने पंख फरफराती है। थॉर्न, मेरे पास एक डिवाइन सीड है, एक हनीसेंट ऑर्किड। इसका एनहांसमेंट इफेक्ट ओवरऑल एंड्योरेंस है। थॉर्न एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके एंटेना तेजी से हिलने लगते हैं। उसके पास एक डिवाइन सीड है जिसका एनहांसमेंट ओवरऑल एंड्योरेंस है। ये जनरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर सब
फ्रांस है। ये उन एनहांसमेंट्स में से एक है जिसकी थॉर्न को सबसे ज्यादा अर्जेंट जरूरत है और जिसे हर इंसेक्ट क्लैन सबसे ज्यादा अहमियत देता है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो डिवाइन सीड्स ढूंढने के लिए इतनी पागल थी। उसके पास पहले से ही एक है, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट पर प्राइमर एनर्जी सिर्फ डिवाइन बैरियर के पास ही बहुत कम मात्रा में मौजूद है। उससे थोड़ी सी भी दूर जाओ तो वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक डिवाइन सीड कैसे ग्रो कर सकता है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। थॉर्न पूरी तरह से पजल्ड था। मुलेन को यह मिला कहाँ से? पता चलता है कि यह बीज उसी पहाड़ पे है जहाँ मुलेन रहती है। पिछले साल बोया गया था। इस साल हनीसेंट ऑर्किड की पैदावार अभी भी कम थी और उसने हार्वेस्ट करते ही सारे बीज खा लिए थे। अगले साल लील्ड पक्का ज्यादा होगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ। थॉर्न खुद को संभालने से पहले एक लंबे पल के लिए एकदम स्टन रह जाता है। सच में ये तो बहुत ही शानदार खबर है। एडवांस ने थैंक यू मुलेन। इस पल थॉर्न को यह जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मुलेन असल में रहती कहाँ है। क्या तुम्हारा पहाड़ यहाँ से दूर है? बहुत दूर, मुलेन अपना सिर झुकाते हुए कहती है और फिर तुरंत अपनी बात से पलट जाती है। बिल्कुल भी दूर नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। मुलेन पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे इनवाइट करती है। क्या तुम मेरी टेरिटरी देखना चाहोगे? जिस पहाड़ पे मैं रहती हूँ वो एनॉर्मस है। मुझे लगता है तुम्हें सच में आकर देखना चाहिए। अगर तुम्हें वो सुटेबल लगे तो तुम वहाँ रिलोकेट करने के बारे में सोच सकते हो। हम साथ रह सकते हैं और जब चाहे बात कर सकते हैं। और मुलेन का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारा वो हनीसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड देखना चाहता हूँ। मुलेन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत जिद करने लगती है। तो फिर चलो अभी चलते हैं। और इस तरह एक चींटी और एक मेंटिस एक साथ निकल पड़ते हैं। आखिरकार साउथ वेस्ट की तरफ फैली एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिखाई देती है। थॉर्न के राजी होने की वजह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, वो एक प्रॉपर नया घोंसला बनाने के लिए एक सूटेबल जगह ढूंढ रहा था। हार नीचे की तरफ मुड़ता है और पहाड़ी की ढलान पर एक बड़े से पत्थर पर लैंड करता है और उस ऊंचाई से पूरे लैंडस्केप को सर्वे करने लगता है। मुलेन शायद उसका इरादा समझ जाती है। क्या तुम सर्दियों में अंडों को इनक्यूबेट और ट्रांसफर करने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रहे हो? आखिर उसने छुपकर देख ही लिया था। उसने डोमिनियन थ्रोन और चींटियों के अंडे देख लिए थे। थॉर्न हाँ में सिर हिलाता है। मुलेन अपना हाथ उठाती है और दूर इशारा करती है। सर्दियों में पहाड़ का दक्षिणी हिस्सा काफी गर्म रहता है। तुम वहां अपना घोंसला बना सकते हो। मैं उत्तरी तरफ रहती हूँ। थॉर्न तुरंत मान जाता है और चुपचाप अपने चारों ओर कुदरती प्राइमर एनर्जी के फ्लो को सेंस करने लगता है। वे अब पहाड़ी से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी बाहर की तरफ फैलने वाली प्राइमर एनर्जी बहुत ही फेट है, मुश्किल से ही नोटिस करने लायक। मुलेन, क्या सच में तुम्हारी चोटी पर प्राइमर एनर्जी का कंसंट्रेशन हाई है? थॉर्न फिर से पूछता है। मुलेन को पक्का नहीं पता। उसके पास प्राइमर एनर्जी को लेकर कोई खास रेफरेंस नहीं है, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती। दोपहर जल्दी ही करीब आ जाती है और ये देखकर कि थॉर्न थकने लगा है, मुलेन थोड़ी गिल्टी स्माइल देती है। ये थोड़ा दूर है, थोड़ा सा, ये बहुत दूर है। और तभी थॉर्न को बात समझ आती है। मुलेन आज सुबह सुबह उसकी टेरिटरी में पहुंच गई थी। वो पक्का आधी रात को ही निकल पड़ी होगी। वो उसकी कहानियों में इतनी खो गई थी कि बार बार इतना लंबा सफर करना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। इसलिए उसने इतने प्यार से उसे यही रिलोकेट होने के लिए इनवाइट कर लिया था। थॉर्न को यह समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ उसी एरिया में प्राइमर एनर्जी का कंसंट्रेशन हाई क्यों है जहां मुलेन रहती है, जबकि बाकी पूरी पहाड़ी इतनी बंजर है। वो इसे समझ नहीं पाता, इसीलिए वो इस बात को छोड़ देता है। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक एक्सीलेंट टेरिटरी में जाने के बाद वो मुलेन के जोर देने पर अपनी पुरानी टेरिटरी में वापस जाता है और शिफ्ट होने की तैयारियां शुरू कर देता है। मुलेन सिल्क पाउच खोलती है और अपनी एडवाइस देती है। सबसे पहले अपने सीडर लाइफ सीड्स में एक को खोद कर निकाल लो, उसे इस सिल्क पाउच में लपेट दो और मैं उसे तुम्हारे लिए कैरी कर लूंगी। थॉर्न 2 सेकंड के लिए रुकता है। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घोंसले के अंदर एक आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट है। क्या तुमने नोटिस किया था? मुलेन अपने चेहरे को साइड से खुजाती है। वो पक्का तुम्हारा कोई सीक्रेट होगा। तुमने कभी इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए मुझे लगा कि मेरा पूछना ठीक नहीं होगा। क्या तुम मुझे इसके बारे में बताने वाले हो? थॉर्न सिर हिलाता है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिसे मुझे छिपाना पड़े। इसे डोमिनियन थ्रोन कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसका प्राइमरी फंक्शन अंडे प्रोड्यूस करना है। यह सुनकर मुलेन एकदम ब्लैंक हो जाती है। तो तुम्हारे घोंसले में जो अंडे थे वो डोमिनियन थ्रोन ने प्रोड्यूस किए थे, तो फिर तुम्हारे खुद के अंडों का क्या? क्या तुम एक एंट किंग नहीं हो? अब कंफ्यूज होने की बारी थॉर्न की थी। मैं एक मेल एंट किंग हूँ। एक मेल अंडे कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? पता चलता है कि मुलेन की इनहेरिटेड मेमोरी में ये कभी क्लियर ही नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि एंट किंग्स अंडे प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना ये बताए कि किंग का फीमेल होना जरूरी है। ये बात क्लियर होने के बाद थॉर्न अपने घोंसले में घुसता है। वो कुशन पर रखे दोनों चींटियों के अंडों को बहुत ध्यान से उठाता है और उन्हें एक चैम्बर में सेफली रख देता है। फिर वो डोमिनियन थ्रोन को श्रिंक होने और उड़ने का कमांड देता है और उसे गाइड करते हुए घोंसले से बाहर ले आता है। मुलेन को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये श्रिंक हो सकता है और उड़ सकता है, लेकिन इसके पंख नहीं है। लेकिन थॉर्न ने आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन के जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशंस के बारे में बताया था, उन्हें सुनने के बाद वह अब सच में ज्यादा सरप्राइज नहीं थी। सब कुछ सेट होने के बाद मुलेन उसके साथ थ्रोन के कुशन पर कूद कर बैठ जाती है और वे बिना किसी जल्दबाजी के
आराम से दक्षिण की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले 2 दिन बहुत बिजी काम में बीतते हैं। पहला स्टोरेज चैम्बर रफली तैयार कर लिया जाता है और अंडों को टेम्परेरी तौर पर अंदर सेटल कर दिया जाता है। खुदाई और गहराई में जारी रहती है। एक एंट नेस्ट बनाना बहुत ही प्रिसाइज काम है। इसमें हवा आनी चाहिए, लेकिन साथ ही गर्माहट और नमी भी बरकरार रहनी चाहिए। टनल सीधे नहीं हो सकते, उन्हें घुमावदार और कर्वड होना चाहिए। 7 दिनों की मेहनत के बाद थॉर्न फाइनली स्लीपिंग चेम्बर तैयार कर लेता है। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए थॉर्न डोमिनियन थ्रोन का एमिसरी फंक्शन एक्टिवेट करता है। वह एक बार फिर से कल्टीवेटर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता है। उसे लाइफ सीड्स की देखभाल करने और आगे आने वाले अंडों के लगातार फ्लो को मैनेज करने के लिए वर्कर चींटियों के एक बैच की अर्जेंट जरूरत है। खुदाई चलती रहती है और अगले 7 दिनों के बाद पहाड़ की गहराई तक जाने वाला हैचिंग चेम्बर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस पॉइंट तक पहले 2 चींटी के अंडे सक्सेसफुली हैच हो चुके थे और लार्वा स्टेज में एंटर कर चुके थे। उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर फीडिंग की जरूरत होती है। मुलेन, जिसे थॉर ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ एंट कॉलोनी को कमांड करेगी, स्टारशिप को एक्सप्लोर करेगी और उसे ढूंढने पर डोमिनियन थ्रोन रिसीव करेगी, तब से उसके घोंसले में लगातार हेल्प कर रही थी। अब जब घोंसला बन चुका था, वो तीनों सीडर लाइफ सीड के पेड़ों की देखभाल में भी मदद करती है। हर दिन टाइम पर शिकार करने पहाड़ से नीचे जाती है और फ्रेश खाना लेकर आती है। अपने खाली समय में थॉर्न उसे कॉन्टिनेंट्स के आर पार अपने सफर की कहानियां सुनाता है और साथ ही एक टेरिटरी को मैनेज करने की ऐसी टेक्निक शेयर करता है जो इनहेरिटेड मेमोरी से कहीं ज्यादा काम की होती है। डोमिनियन थ्रोन सच में एक एंट क्लैन के फंक्शन को रेप्लिकेट करता है। इससे प्रोड्यूस होने वाले अंडों का डेवलपमेंट बिल्कुल उसी प्रोसेस से होता है जैसे किसी फीमेल एंटकिन के अंडों का होता है। अंडों से हैच होने वाले लार्वा सेमी प्राइमर एनर्जी लाइफ फॉर्म्स होते हैं। वे पागलों की तरह खाते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और हर दिन उनमें विजिबल चेंज आता है। थॉर ने दिनों का ट्रैक रखने के लिए पत्थर की दीवार पर निशान बनाता है। पहले 2 चींटी के अंडे अपने 38वें दिन तक पहुंच जाते हैं। वो लार्वा जो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर लंबे छोटे से दाने की तरह शुरू हुए थे, अब ग्रो करके 2 या 3 सेंटीमीटर के गोल मटोल और पेल कलर के हो गए हैं। कल्टीवेटर पहले सिल्क बनाता है और एक ककून फॉर्म करता है। 2 दिन बाद सेंटिनल भी वही करता है और इमर्ज होने से पहले डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में एंटर कर जाता है। इसी बीच थॉर्न 5 दिन के साइकिल पर काम कर रहा है और डोमिनियन थ्रोन के एमिसरी फंक्शन के जरिए लगातार अंडे जनरेट कर रहा है। हैचिंग चेम्बर में अब अलग अलग साइज के 2 अंडे और 6 लार्वा रखे हुए हैं। वो अपना ज्यादातर समय हैचिंग चेम्बर में ही बिताता है। लार्वा को रोटेशन में फीड करता है और साथ ही अपनी बॉडी के वाइब्रेशन मोड का यूज करके लगातार गर्माहट जनरेट करता है ताकि वहां की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हाई रहे। एक और लार्वा ने ककून बना लिया है। सुबह के बीच में मुलेन घोंसले पर पहुंचती है। आते हुए उसने रास्ते में शिकार किया था और वो एक मेंढक की लाश को गुफा के एंट्रेंस पर रख देती है। थॉर्न सिर हिलाता है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। यह कॉम्बैट के लिए डेडिकेटेड एक सोल्जर चींटी बनेगी। मुलेन अपना सिर खुजाती है। वो लार्वा दिखने में कितना छोटा लग रहा है। मेरी इनहेरिटेड मेमोरी मुझे बताती है कि जाइंट हेडेड एंट क्लैन ऐसी सोल्जर चींटियां पैदा कर सकता है जो खुद किंग से भी बड़ी होती है। क्या डोमिनियन थ्रोन से पैदा हुए अंडे सच में ऐसा कर सकते हैं? थॉर्न पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता था, लेकिन अब तक उसने जो देखा था उससे रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे। जाइंट हेडेड एंट क्लैन में किसी भी दूसरे एंट क्लैन के मुकाबले सबसे एक्सट्रीम कास्ट डिफरेंशिएशन होता है। थॉर्न अभी लेवल 5 पर है और उसने फेरोमोन्स के जरिए वर्कर चींटियों के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने के लिए 7 तरह की इनहेरिटेड मेमोरी अवेकन कर ली है। माइनर वर्कर, मीडियन वर्कर, मेजर वर्कर, माइनर सोल्जर, मीडियन सोल्जर, मेजर सोल्जर और स्पेशलाइज्ड सोल्जर। बिना फेरोमोन इंटरवेंशन के रिजल्ट हमेशा मीडियन वर्कर या मीडियन सोल्जर ही होता है। अभी जो 2 ककून बन रहे हैं वे दोनों मीडियन ही हैं। थॉर्न अभी स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स और माइनर वर्कर्स को बड़े करने के लिए फेरोमोन कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है और ये काम कर रहा है। लार्वा स्टेज में ही क्लियर डिफरेंशिएशन साफ दिखाई दे रहा है। स्पेशलाइज्ड सोल्जर साइज में बहुत विशाल होता है, बहुत सारा खाना खाता है और एक लार्वा के तौर पर तेजी से ग्रो करता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट साइकिल लंबा होता है। वही माइनर वर्कर छोटा होता है, कम खाता है और लार्वा के तौर पर धीरे ग्रो करता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट साइकिल काफी छोटा होता है। अंडे वाली स्टेज से गिने तो थॉर्न का शुरुआती अंदाजा है कि एक स्पेशलाइज्ड सोल्जर को पूरी तरह से मैच्योर होने में कुल मिलाकर 60 दिन से ज्यादा का समय लगेगा, जबकि एक माइनर वर्कर को शायद सिर्फ 30 दिन ही लगे। थॉर्न, हम स्टारशिप को एक्सप्लोर करने कब जा पाएंगे? मुलेन पूछती है। थॉर्न को स्टारशिप से पहले ही बहुत फायदा हो चुका था और वो भी उसे एक्सप्लोर करने के लिए उतना ही बेताब था, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। वह सोच समझकर बोलता है। आजकल मौसम गर्म हो रहा है, बसंत आने ही वाला है। मुलेन, क्या तुम बोने के लिए अपने लाइफ सीड्स लाई हो? मुलेन कहती है, हाँ, एक फ्रॉस्ट ऑर्किड लाइफ सीड जिसे मैंने तब पाला था जब मैं लेवल 8 की जूनियर वॉरियर थी। टाइमिंग सही नहीं थी, इसलिए मैं इसे कभी बो ही नहीं पाई। थॉर्न के पास भी अपना एक जाइंट सीडर
लाइफ सीड है, उसका प्लान इसे इसी बसंत में बोने का है। चलो हम इन्हें जितनी जल्दी हो सके बो देते हैं और सबसे नाजुक सीडलिंग स्टेज के दौरान इनकी देखभाल करते हैं। तब तक हम निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुलेन सोच में पड़ते हुए मुंह बनाती है। हमें अभी भी लाइफ सीड्स की देखभाल करनी है और बसंत का मौसम बहुत बिजी होने वाला है। क्या हमारे पास कारवां के साथ व्यापार करने के लिए कुछ है भी? मुलेन वो बातूनी कीरी एक पल के लिए भी चुप नहीं होती। थॉर्न अपना सिर हिलाता है। लेकिन क्या हम कम से कम जाकर एक नजर देख तो सकते हैं? मुलेन उम्मीद के साथ अपनी पलकें झपकाती है। थॉर्न बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। हम साथ चलेंगे और देखेंगे। यस, मुलेन खुशी से चिल्लाती है, एक्साइटमेंट में लगभग उछलते हुए। थॉर्न सबसे पहले एक बांस के ट्यूब से एक बाल्टी बनाता है। फिर वो बीजों को भीगने के लिए अंदर डाल देता है, क्योंकि उसकी इनहेरिटेड मेमोरी बताती है कि भीगे हुए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। ये सुनकर मुलेन अपने पंख फरफराती है और तेजी से उड़ जाती है और कुछ ही देर बाद अपने सिल्क पाउच के साथ भागती हुई वापस आती है। थॉर्न, ये मेरा फ्रॉस्ट ऑर्किड लाइफ सीड है। मैंने इसे वापस खोद कर निकाल लिया है। क्या तुम इसे मेरे लिए भिगो दोगे? और ये वो सारे ऑर्किड के बीज हैं जो मैंने पिछले पतझड़ और सर्दियों में इकट्ठे किए थे। मैं तुम्हारे तरीके को फॉलो करके 2 सीड बेड बनाने और उन्हें एक साथ कल्टीवेट करने का प्लान बना रही हूँ। थॉर्न, क्या तुम मेरे लिए इन सबको भी भिगो दोगे? थॉर्न के पास कोई शब्द ही नहीं बचते। किस्मत से ये प्राइमर एनर्जी वाले बीज बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, वरना इसके हाथों में तो उनका सरवाइव करना लगभग नामुमकिन ही था। थॉर्न के जाइंट सीडर लाइफ सीड को गर्म पानी में अच्छी तरह भिगोने के बाद उसे मिट्टी में बो दिया जाता है और वो अगले ही दिन सक्सेसफुली अंकुरित हो जाता है। बारिश के बाद पहले साफ दिन जैसे ही तापमान बढ़ता है, तीनों ट्रांसप्लांट किए गए सीडर लाइफ सीड के पौधे, जाइंट सीडर, राउंड सीडर और स्पाइन सीडर एक के बाद एक नई पत्तियां निकालने लगते हैं और साल के एक बहुत ही शानदार नए ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं। मेंढक और सांप अपनी सर्दियों की नींद से जाग जाते हैं और शिकार का अपना नया सीजन शुरू कर देते हैं। छिपे हुए कीड़ों के अंडे हैच होने लगते हैं। पक्षियों, कीड़ों और जानवरों की आवाजें बिना रुके पहाड़ में गूंजने लगती है। पूरी सर्दियों भर भूखे रहने वाले शिकारी जानवर अब बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे थे। थॉर्न अपने इकलौते मेजर वर्कर के साथ घोंसले से कुछ 100 मीटर दूर एक ढलान पर जाता है। वो क्रिम्सन थॉर्न वाइन की एक झाड़ी से कांटेदार टहनियां काटता है और उन्हें वापस लाने के लिए बड़े साइज वाले डोमिनियन थ्रोन का इस्तेमाल करता है। वो नए बोए गए जायंट सीडर लाइफ सीड के चारों ओर एक डिफेंसिव पेरीमीटर बना रहा था। मुलेन अपनी टेरिटरी की देखभाल खत्म करके मदद करने आ जाती है। वो मजबूती के लिए पेरीमीटर के चारों ओर रखने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाती है। उसी समय मुलेन अपना शिकार भी बढ़ा देती है। जो कुछ भी खाया नहीं जा सकता उसे लाइफ सीड के पौधों के पास गड्ढों में दबा दिया जाता है ताकि वो कंपोस्ट में बदल जाए। बसंत के मौसम में हर कुछ दिनों में हल्की बारिश होती रहती है। ये सभी जिंदा चीजों के ग्रो करने का मौसम है। थॉर्न के सीडर लाइफ सीड्स हर बीतते दिन के साथ थोड़े और ऊपर उठते हैं और मजबूत होते जाते हैं। पहला स्पेशलाइज्ड सोल्जर आखिरकार अपने ककून से बाहर आ ही जाता है। वो थॉर्न के साइज से लगभग 2 गुना बेहद खूंखार और ताकतवर था। उसी समय के आसपास एक मेजर सोल्जर भी बाहर निकलता है। थॉर्न उन दोनों को जाइंट सीडर के पौधों की रखवाली करने के लिए बाहर भेज देता है। इस पॉइंट पर घोंसले में 5 माइनर वर्कर, 4 मीडियन वर्कर, 2 मेजर वर्कर, 1 मीडियन सोल्जर, 1 मेजर सोल्जर और 1 स्पेशलाइज्ड सोल्जर हैं। इनकी गिनती अभी भी कम है, लेकिन कास्ट की रेंज लगभग पूरी हो चुकी है। टेरिटरी के डिफेंस की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सोल्जर बिना किसी शक के सबसे ताकतवर है। जायंट हेडेड एंट क्लैन का असली ट्रम्प कार्ड। आगे चलकर डोमिनियन थ्रोन अंडों के जनरेशन को सेंटिनल और कल्टीवेटर टाइप्स के बीच बराबर बराबर बांट देगा। थॉर्न अब से सिर्फ 2 ही वैरायटी बड़े करेगा, स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स और मीडियन वर्कर्स। इस बीजी बसंत के मौसम में टेरिटरी का डेवलपमेंट बहुत ही मजबूती और तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरा हैचिंग चैम्बर बनकर तैयार हो जाता है और उसका नाम सोल्जर हैचिंग चैम्बर रखा जाता है। पहले वाले ओरिजिनल चैम्बर का नाम वर्कर हैचिंग चैम्बर रख दिया जाता है। अंडों और लार्वा को अलग अलग कास्टस में डिफरेंशिएट करने के लिए फेरोमोन्स के साथ सिमुलेट करना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। डेडिकेटेड चैम्बर्स में उन्हें 2 टाइप्स में अलग करने से फेरोमोन सिग्नल्स एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। सर्दियों के आखिर में एम्बर स्पाइडर क्लैन का कार्बामेरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट में एंटर कर चुका था और लगभग 80 दिनों के बाद जब हर ढलान और घाटी फूलों से ढक जाती है, वे ट्रेड रूट का पहला आधा हिस्सा पूरा कर लेते हैं और मेरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में इकट्ठा होते हैं। मुलेन एकदम पक्के तौर पर इस जरूरी इंफॉर्मेशन को पकड़ लेती है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे देखती है। हर ढलान फूलों से ढकी हुई है। इसका मतलब है कि वे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। क्या हम कल निकल रहे हैं? वो पीछे मुड़कर थॉर्न के जाइंट सीडर लाइफ सीड को देखती है। यह पहले ही सबसे नाजुक सीडलिंग स्टेज को पार कर चुका था और सोल्जर चींटियों की रखवाली के साथ इसे काफी सेफ होना चाहिए। थॉर उसे जल्दबाजी न करने का इशारा करता है। सीएस का कारवां बहुत धीरे धीरे सफर करता है और हमेशा दूसरों से लेट पहुंचता है, इसलिए वे निकलने से पहले कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। मुलेन खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत थॉर्न से पूछती है, हमें क्या तैयारियां करनी होगी? थॉर्न उसे वो सारा सामान तैयार करने को कहता है जिसका व्यापार वो कारवां के साथ करने का प्लान
प्लान बना रही है। इस ट्रिप में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए निकलने से पहले लाइफ सीड के पौधों को पूरी तरह से सेव करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी हनी सेंट ऑर्किड डिवाइन सीड के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही बातों बातों में यह लीक होना चाहिए कि इस पहाड़ी रेंज में कोई ऐसी जगह भी है जहां नेचुरल प्राइमरी एनर्जी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मुलेन पजल ढोकर अपना सिर झुकाती है। इस तरह के मामलों में मुलेन अभी भी दुनियादारी को ठीक से नहीं समझती है। किसी डिवाइन सीड से मिलने वाला प्राइमर एनर्जी फूड बहुत ज्यादा कीमती होता है। अगर ये खबर आसपास के किसी भी एंट किंगडम तक पहुंच गई तो इसका मतलब होगा उन दोनों की पूरी तरह से तबाही। मुलेन अंदर तक हिल जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर की दुनिया के जीव इतने क्रूर हो सकते हैं। उसी समय मुलेन थॉर्न से भी डोमिनियन थ्रोन को अच्छी तरह से छिपा कर रखने की जिद करती है। बाकी कीरों को इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। वे तुम्हें मार डालेंगे और इसे छीन लेंगे जैसे ही रात होती है। दुनिया के अंधेरेपन की पहली झलक देखने के बाद मुलेन फिक्र के भारी बोझ के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। एंट क्लैंस और बी क्लैंस बहुत क्रूर होते हैं और एम्बर स्पाइडर क्लैन पहले ही व्यापार करने के लिए मिरियड किंगडम्स कॉन्टिनेंट में अपना रास्ता बना रहा है। सेफ्टी के लिए एक स्पाइडर किंग को कारवा को लीड करना ही पड़ता है। हर मेंबर के पास कम से कम एक हिल लॉर्ड रैंक होनी चाहिए। और इन हर 2 साल में एक बार सीएस की लीडरशिप में मिरियड किंगडम्स कॉन्टिनेंट की यात्रा करता है और इनके जरिए थॉर्न सीएस को भी जानने लगा है। हॉर्न ने अपना खुद का सिल्क क्रिस्टल पाउच मुलेन को दे दिया था और अब वो सीएस से एक उधार लेने का प्लान बना रहा है। सुबह होने से पहले ही थॉर्न उठ जाता है। वो अपनी टेरिटरी के सारे काम निपटाता है, फिर उड़ान भरकर पहाड़ी रेंज को पार करता है। वो उस गुफा में पहुंचता है जहां मुलेन रहती है और उसे निकलने के लिए बुलाता है। रात होने तक वे फाइनली मिरियड किंगडम्स कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाते हैं। थॉर्न एक पहाड़ी पर खड़ा होकर बाहर का नजारा देखता है। नीचे के खाली मैदान एम्बर स्पाइडर कारवां से खचाखच भरे हुए। नीचे झुंड में जमा हुए उन विशाल लाल भूरे रंग के स्पाइडर्स को देखकर मुलेन को अचानक डर लगने लगता है। क्या वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे? थॉर्न उसे चिंता न करने का इशारा करता है। एम्बर स्पाइडर कारवा बिना किसी वजह के कभी दूसरे इंसेक्ट क्लैंस पर हमला नहीं करते। सीएस एक लंबा रास्ता लेता है, इसलिए शायद वो अभी तक नहीं पहुंचा होगा। थॉर्न पे एंटेना हिलाता है। हम पूरे दिन से उड़ रहे हैं, तुम पक्का थक गई होगी। चलो रात भर आराम करते हैं और सुबह फिर से चेक करेंगे। मुलेन थॉर्न के पीछे पीछे वापस पैसेज में आ जाती है। वे टूटे फूटे आयरन स्काई वेसल के अंदर पनाह लेते हैं और पूरी रात आराम करते हैं। अगली सुबह थॉर्न फिर से जल्दी उठ जाता है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर नीचे की जमीन को स्कैन कर रहा है। मुलेन, जो अब थोड़ी ज्यादा हिम्मती हो गई थी, चोटी के किनारे कांटेदार झाड़ियों के बीच खुद को छिपा लेती है। वह नीचे किसी भी हलचल पर नजर रख रही है। दोपहर होने के बाद ही एक जानी पहचानी आकृति नजर आती है। सीएस कारवां को लीड कर रहा है। उसके पीछे 8 एम्बर स्पाइडर हिल लॉर्ड चल रहे हैं और 3 एम्बर स्पाइडर डोमेन लॉर्ड सबसे पीछे आ रहे हैं। वो रहा। थॉर में मुलेन को अलर्ट करता है। उसके एंटेना हवा में झूलते हैं और उसका एक आगे का पैर रास्ता दिखाता है। थॉर्न पहाड़ी से नीचे जाने में कोई जल्दबाजी नहीं करता। कारवा अभी अभी पहुंचा है। एक के बाद एक ताकतवर एम्बर स्पाइडर्स सीएस के पास बातचीत और डील करने के लिए आ रहे हैं। दोपहर बीतने के बाद जाकर सीएस फाइनली फ्री होता है। सीएस का जो ऑरा है वो सच में इतना डरावना है कि किसी भी जीव को आगे बढ़ने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। थॉर्न खुद पर कोई जोर नहीं डालता। वो अपने पंख फरफराता है, हवा में उड़ता है और पहाड़ी से नीचे की तरफ ग्लाइड करता है। सीएस, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? थॉर्न अपने पंख फरफराता है और बहुत ध्यान से सीएस के बगल में घास पर लैंड करता है और खुद को ऐसी जगह पर रखता है जहां से वो आसानी से दिखाई दे सके। बिल्कुल थॉर्न, वो चालाक छोटा बच्चा। सीएस को थॉर्न अच्छी तरह याद है। एक ऐसा जवान एंट किंग जिसकी याददाश्त और कैलकुलेशन की एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो भी एक रेयर मेल एंट किंग। सीएस, ओरिन कैसा है? थॉर्न पूछता है इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद। वो ओरिन की खबर जानने के लिए बेताब था। सीएस सिर हिलाता है। तुम्हें दोबारा देखकर सच में बहुत खुशी हुई। छोटे दोस्त, पिछले साल जब हम अलग हुए थे तो ओरिन काफी लंबे समय तक बहुत उदास था। उसे तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारे फ्यूचर की चिंता थी। सीएस दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है। क्या वह ऑर्किड मेंटिस वॉरियर कोई दोस्त है जिसे तुमने क्लाउड रीच कॉन्टिनेंट पर बनाया है? हाँ, उसका नाम मुलेन है। उसे ऑर्किड्स बहुत पसंद हैं। हम पिछली सर्दियों में मिले थे। हम आस पास ही रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सीएस मुस्कुराता है। ये तो बहुत शानदार बात है। ओरिन यह सुनकर बहुत खुश होगा। सीएस, मैं एक छोटी सी मदद मांगने आया था। मुलेन और मुझे अपना सामान रखने के लिए एक सिल्क क्रिस्टल पाउच चाहिए। मैं एक पाउच उधार लेना चाहता हूँ। जब मेरे सीडर लाइफ सीड्स में फूल और फल आएंगे तो मैं तुम्हें तय की गई वैल्यू के हिसाब से प्राइमरी एनर्जी वाले खाने में पेमेंट कर दूंगा। लेकिन सीएस बहुत दरिया दिल है। एक सिल्क क्रिस्टल पाउच की कीमत मुश्किल से मुट्ठी भर स्पिरिट कोर के बराबर होती है। इसे एक गिफ्ट समझो। जैसे ही वो बोलता है, उसकी पीठ पर बंधे हुए सामान के सिल्क के धागे अपने आप ढीले हो जाते हैं। एक पाउच अपने आप हवा
हवा में तैरता हुआ आता है और सीएस के पैरों के पास आकर गिरता है। ये उसके पास मौजूद सबसे छोटा पाउच है, लेकिन थॉर्न के लिए ये जरूरत से ज्यादा है। थॉर्न उसे दिल से थैंक्स कहता है और लैंड करते हुए अपने पंख फरफराता है। वह मुड़े हुए पाउच को, जो उसके अपने साइज से कई गुना बड़ा है, अपने ऊपर कई बार उठाता है। एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही है। खुशी हुई कि यह फिट आ गया। यह उस मेंटिस वॉरियर के लिए एकदम सही रहेगा। सीएस को साफ समझ आ जाता है थॉर्न मुलेन के लिए वो पाउच लेने आया था। थैंक यू सीएस। थॉर्न उसे एक बार फिर थैंक्स कहता है, इस बात की चिंता करते हुए कि मुलेन पहाड़ी पर बेचैन हो रही होगी। वो जाने से पहले सीएस को ओरिन तक अपना हेलो पहुंचाने के लिए कहता है। वो और मुलेन यहाँ 5 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें जल्दी से अपनी टेरिटरी में वापस जाना होगा। तभी सीएस उसे वापस बुलाता है। वो क्लाउड रीच कॉन्टिनेंट पर प्राइमर एनर्जी की रिकवरी के हालात के बारे में पूछता है। थॉर्न हमें सिर हिलाता है। वहाँ हालात पहले जैसे ही है। सीएस फिर अपनी पीठ के पीछे हाथ डालता है और 5 स्पिरिट कोर निकालता है। इस साल जाकर चेक करने की बारी हमारे कारवा की है, तो अब मुझे किसी और को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारी पेमेंट है। जैसे ही वो बोलता है, थॉर्न ने जो सिल्क क्रिस्टल पाउच हवा में उठाया हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। एक तेज आवाज के साथ वो खुलता है और सिल्क के धागे उन 5 स्पिरिट कोरों को नीचे पाउच में डाल देते हैं। थॉर्न को इस वजन को उठाने में स्ट्रगल करते देख सीएस मुस्कुराता है। थॉर्न, क्या तुम ये सब मैनेज कर लोगे? थॉर्न खुशी से झूम उठता है। बिल्कुल, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। तुरंत ही प्राइमर एनर्जी वाले खाने से भरे हुए 20-30 पाउच एक के बाद एक खुल जाते हैं। अनगिनत सिल्क के धागे टेंटिकल्स की तरह झूलते हैं। हर तरह के प्राइमर एनर्जी वाले खाने का एक एक टुकड़ा उठाते हैं और उन्हें थॉर्न के पाउच में डाल देते हैं। अब इतना सारा प्राइमर एनर्जी वाला खाना ऐड होने के बाद क्या तुम अभी भी इसे उठा सकते हो? एम्बर स्पाइडर, व्यापारी कभी बिना प्रॉफिट के डील नहीं करते। यह मैं ओरेन के नाम पर तुम्हारे खाते में डाल रहा हूँ। तुम फ्यूचर में अपनी ही टेरिटरी के सीडर्स से इसे चुका देना। थॉर्न समझ जाता है कि सीएस उस पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो सीएस की आंखों में देखता है और एक पक्का सोच समझकर सिर हिलाता है। सीन बदलता है। थॉर्न अब पूरी तरह से भरे हुए पाउच की 2 डोरियों को पकड़ता है और बहुत मेहनत के साथ उसे आगे की तरफ खींचता है। ऐसा नहीं है कि 5 स्पिरिट कोर और 30 के करीब प्राइमर एनर्जी वाले खाने के टुकड़ों का वजन बहुत ज्यादा है। बात बस इतनी है कि पाउच खुद बहुत विशाल है। पहाड़ी के ऊपर मुलेन की बेसब्री बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो थॉर्न को फाइनली नीचे खुले ट्रेडिंग ग्राउंड से बाहर निकलते हुए देखती है, वो उछलकर खड़ी हो जाती है। वो अपने पंख फैलाती है, पहाड़ी से नीचे ग्लाइड करती है और चिल्लाती है, मुझे मदद करने दो। थॉर्न पाउच मुलेन को दे देता है। मुलेन उसे आसानी से उठा लेती है, उड़ान भरती है, पहाड़ी को पार करती है और सीधे पैसेज में डाइव लगाती है। वो आयरन स्काई वेसल में एंटर करती है। रुकने से पहले वो थोड़ा और अंदर तक उड़ती है। फिर वो बेसब्री से पाउच को खोलकर अंदर देखने लगती है। वाओ, प्राइमर एनर्जी वाला खाना, क्या सीएस ने ये सब तुम्हें दिया है? मुलेन थॉर्न से भी ज्यादा एक्साइटेड है। स्पिरिट कोर क्लाउड रीच कॉन्टिनेंट पर प्राइमर एनर्जी की कंडीशन पर मेरी रिपोर्ट के लिए सीएस की तरफ से पेमेंट है। सच कहूं तो यह उसका मेरा ख्याल रखने का तरीका है। 30 के करीब प्राइमर एनर्जी वाले खाने के टुकड़े सीएस ने ओरिन के नाम पर मुझे उधार दिए हैं। मुझे उन्हें ब्याज के साथ पूरा चुकाना होगा। इसके सिंपल से दिखने वाले रूप पर मत जाना। ये कोई आम सूखे बीज नहीं है। इनमें से ज्यादातर डोमेन लॉर्ड टियर इंसेक्ट वॉरियर्स की टेरिटरी से आते हैं और कुछ तो शायद इंसेक्ट किंग की टेरिटरी से है। कुल मिलाकर वे प्राइमर एनर्जी फूड का एक कंप्लीट बॉडी एनहांसमेंट सेट बनाते हैं, जिसके फायदे शरीर के हर हिस्से को मिलते हैं। थॉर्न फिर बड़ा वाला सिल्क क्रिस्टल पाउच मुलेन को दे देता है। वो वापस वो छोटा वाला पाउच ले लेता है जो पहले मुलेन के पास था। वो छोटा पाउच असल में ओरेन के कारवा में एक जवान एम्बर स्पाइडर की तरफ से थॉर्न के लिए एक गिफ्ट था। इतने दिनों का इंतजार, एक पाउच मांगने के लिए सीएस को ढूंढना, ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो मुलेन से वो छोटा पाउच वापस ले सके। मुलेन बहुत ज्यादा खुश है और बार बार थॉर्न को थैंक्स कहती है। एक सिल्क क्रिस्टल पाउच की कोई खास कीमत नहीं होती। मुलेन, तुम्हारा एक अकेला हनीसेंट ऑर्किड का बीज इस तरह के 2 पाउच के बदले में ट्रेड किया जा सकता है। मुलेन को अपने खुद के पोटेंशियल को लेकर इतना बेपरवाह देकर थॉर्न उसे ये बात याद दिलाए बिना नहीं रह पाता। फिर वो पूछता है कि वो अल्टीमेट ऑर्किड मेंटिस वॉरियर बनने से अभी कितनी दूर है। मुलेन अपना सिर झुकाती है और कुछ सेकंड तक ध्यान से सोचती है। ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। थॉर्न का इरादा मुलेन को पहले प्राइमर एनर्जी वाला खाना खिलाने का है। तुम्हारे एवोल्यूशन में एक छोटी सी रुकावट आ गई थी। यह प्राइमर एनर्जी वाला खाना तुम्हारी अभी की कंडीशन को ठीक करने में मदद करेगा। इसे खाओ और जितनी जल्दी हो सके अल्टीमेट वॉरियर में एडवांस करो। मुलेन मना कर देती है। वो जानती है कि थॉर्न को इसकी उससे ज्यादा जरूरत है। थॉर्न अपने एंटेना हिलाता है और समझाता है, एक बार जब तुम ब्रेक थ्रू कर लोगी तो हनीसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड की और ब्रांचेज निकलेंगी। ज्यादा हनीसेंट ऑर्किड बीजों का मतलब है ज्यादा बड़ा रिटर्न। ये ज्यादा समझदारी वाला कदम है। जब सही समय आएगा तो मुझे हनीसेंट ऑर्किड बीजों के रूप में तय की गई
वैल्यू के हिसाब से चुका देना। मुलेन को यह लॉजिक बिल्कुल सही लगता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। आधे से भी कम खाना खत्म करने में उसे आधी दोपहर लग जाती है। वे रात भर आराम करते हैं और सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। दोपहर में वे थोड़ी देर रुककर प्राइमर एनर्जी वाले खाने के कुछ और टुकड़े खाते हैं। आराम करने के बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं। रुक रुक कर चलते हुए वे अगली सुबह तक ही अपनी पहाड़ी रेंज में वापस पहुंच पाते हैं। वापस आते ही सबसे पहला काम वे अपने अपने लाइफ सीड के पौधों को चेक करने का करते हैं। सब कुछ सही सलामत देखकर थॉर्न फाइनली चैन की सांस लेता है। मुलेन सिल्क क्रिस्टल पाउच खोलती है। वो अंदर रखे स्पिरिट कोर को थॉर्न के छोटे पाउच में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन थॉर्न उसे रोक देता है। इन 5 स्पिरिट कोरों को भी अपने पास ही रखो। पतझड़ के आखिर में जब हनीसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड के फल पक जाएंगे तब अपनी प्राइमर एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए इनका इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारे प्रोड्यूस किए गए हनीसेंट ऑर्किड के बीजों की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। सच में मुलेन बिना कुछ सोचे मान जाती है। डील पक्की। पिछले साल बोए गए तीनों सीडर लाइफ सीड्स अब 4 मीटर लंबे हो चुके हैं। इस साल बोया गया जाइंट सीडर तो पहले ही 10 मीटर का हो चुका है, जिसकी रखवाली के लिए स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स के साथ साथ मेजर और मीडियम सोल्जर्स भी तैनात है। जाने से पहले थॉर्न ने सख्त हुक्म दिया था टेरिटरी से दूर जाकर शिकार नहीं करना है। 6 या 7 दिन बीत चुके थे और जमा किया हुआ खाना बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। चींटियों की कॉलोनी भूख से मर रही थी। जैसे ही मुलेन, जो अक्सर उन्हें खाना खिलाती थी, वहां लैंड करती है, वे सब उसे घेर लेते हैं। मुलेन बिना एक पल गंवाए आसमान की तरफ उछलती है। वो नीचे जंगल की तरफ ग्लाइड करती है और कुछ ही देर में एक बिना सिर वाले काले सांप को पकड़े हुए वापस आती है। शाम जल्दी ही घिर आती है। मुलेन विदा लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। पूरे दिन की उड़ान ने थॉर्न को पूरी तरह से थका दिया था। वो अपने एंट नेस्ट में लौटता है और आराम करने के लिए डोमिनियन थ्रोन पर पसर जाता है। उसे अभी नींद आई भी नहीं थी कि गुफा के दरवाजे पर मुलेन का मेंटल सिग्नल पहुंचता है। थॉर्न, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मुझे लगता है मैं मॉल्ट करके इवॉल्व होने वाली हूँ। थॉर्न 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर पूरी स्पीड में जमीन पर उतरता है। दिमाग से डोमिनियन थ्रोन को श्रिंक होने और उड़ने का हुक्म देता है और उसके पीछे पीछे गुफा के दरवाजे तक जाता है। यह साफ दिख रहा था कि मुलेन अल्टीमेट ऑर्किड मेंटिस वॉरियर में ब्रेक थ्रू करने की कगार पर है। इस वक्त वो पूरी तरह से सुस्त थी। मुश्किल से ही अपनी आंखें खुली रख पा रही थी, जो कि पक्का स्पाइडर किंग के प्राइमर एनर्जी वाले खाने का ही असर था। उसी की वजह से ब्रेक थ्रू से पहले कोई वार्निंग साइन नहीं मिला। थॉर्न डोमिनियन थ्रोन को हवा में ले जाता है, पहाड़ी रेंज को पार करता है और फाइनली उसे उस गुफा के बीचों बीच रख देता है जहां मुलेन रहती है। डोमिनियन थ्रोन मुलेन के कंट्रोल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन प्राइमर एनर्जी इकट्ठा करने और कल्टीवेशन में मदद करने की इसकी एबिलिटी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और ऐसा लगता है कि यह समझ जाता है कि किस चीज की जरूरत है। घनी प्राइमर एनर्जी मुलेन के चारों ओर जमा होने लगती है और लगातार बढ़ती रहती है जब तक कि वो एक ओवल शेप का सफेद प्राइमर ककून नहीं बन जाता, जो एक हल्की धुंधली सफेद रोशनी से चमक रहा था। पूरे प्रोसेस को होते हुए देखता है और अचानक उसे एक बात समझ आती है। वह हमेशा सोचता था कि लेवल 4 से 5 तक के उसके अपने एवोल्यूशन में डॉर्मेंसी में इतना कम समय क्यों लगा। हालांकि उसे पक्का नहीं पता था, अब यह साफ हो गया था। डोमिनियन थ्रोन की मदद से उसने सच में अपना मॉल्टिंग एवोल्यूशन बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया था। डोमिनियन थ्रोन के पास एवोल्यूशन में मदद करने की एबिलिटी है। नॉर्मली एक नोविस वॉरियर को अल्टीमेट वॉरियर तक इवॉल्व होने में डॉर्मेंसी के लगभग 10 दिन लगते हैं। उस दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर कोई मेंटल फोर्स स्कैन। प्राइमर एनर्जी वाले जीव मेंटल फोर्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और झटके से जाग सकते हैं, जिससे एवोल्यूशन बीच में ही फेल हो सकता है। इसके नतीजे दोबारा शुरू करने से लेकर मौत तक कुछ भी हो सकते हैं। थॉर्न उस गुफा के बाहर पहरा देता है जहां मुलेन आराम कर रही थी। वो बीच बीच में अंदर झांक लेता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। चौथे दिन की दोपहर को जाकर गुफा के अंदर से प्राइमर एनर्जी की एक हल्की सी पल्स महसूस होती है। थॉर्न आगे झुककर देखने की कोशिश करता है। वह प्राइमर ककून तेजी से सिकुड़ कर गायब हो रहा था। मुलेन अपनी गहरी नींद से जागती है। अभी भी थोड़ी खोई सी है, लेकिन देखने से साफ लग रहा था कि उसने सक्सेसफुली इंटरमीडिएट वॉरियर में एडवांस कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस मुलेन। इतना कहकर थॉर्न पास के जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ता है। एक लेवल 5 का नोविस एंट किंग कोई बहुत अच्छा शिकारी नहीं होता। थॉर्न कई बार आता जाता है और झाड़ियों में से 7 टिड्डे पकड़ कर लाता है। मुलेन उन्हें एक एक करके खाती है, थोड़ी ताकत वापस पाती है और फिर खुद शिकार करने निकल पड़ती है। नोविस से इंटरमीडिएट वॉरियर में एडवांस करना एक बहुत बड़ा दायरा पार करना है। लाइफ टीयर में एक छलांग, ओवरऑल पावर में एक जबरदस्त बढ़ोतरी और उम्र का 30 से 50 साल तक बढ़ जाना। जिस पल मुलेन अपना ब्रेक थ्रू पूरा करती है, हनीसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड रेस्पॉन्स देता है। रातों रात मदर प्लांट लगभग 10 मीटर तक ऊपर उठ जाता है और नई कलियां और पत्तियां निकल आती है। उसी समय सभी 7 ऑफशूट सूख जाते हैं, लेकिन हर एक से अंडरग्राउंड रनर्स फैलते हैं और हर ऑफशूट से 3 नए राइजोन जनरेट होते हैं। एक ट्रिपल रेट ब्रांचिंग। यह वो 5 गुना या 7 गुना रेट नहीं था जिस
जिसकी थॉर्न और मुलेन ने उम्मीद की थी, लेकिन ये कोई बहुत बुरा आउटकम भी नहीं था। एक दिन और नए ऑफशूट्स के अंडरग्राउंड रनर्स पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं। एक और दिन सभी 7 ओरिजिनल ऑफशूट्स और 21 नए ऑफशूट्स में से ताजी कोपलें निकल आती हैं। एक और दिन कोपलें 5 या 6 मीटर लंबी हो जाती हैं और नई टिप्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुलेन के दूसरे ऑर्किड लाइफ सीड्स भी ग्रो करते हैं और ब्रॉन्ज बनाते हैं, लेकिन बहुत धीमी स्पीड से ऑफशूट्स की गिनती कम है और उनकी ऊंचाई डिवाइन सीड से बहुत कम है। वक्त बीतता है। लेट स्प्रिंग में थॉर्न को साफ महसूस होता है कि उसका अपना एवोल्यूशन भी करीब आ रहा है। वो मुलेन को जल्दी से खबर देता है। वो अपने सारे काम एक तरफ रख देता है। वो डोमिनियन थ्रोन पर बैठता है और अपना पूरा फोकस सिर्फ प्राइमर एनर्जी को सोखने पर लगा देता है। 2 दिन से भी कम समय में उस पर नींद की एक भारी लहर छा जाती है। वो गहरी नींद में चला जाता है और अपना पुराना एक्सोस्केलेटन छोड़ने के बाद ही जागता है। थॉर्न डोमिनियन थ्रोन पर आराम करता है। वो अपना सिर झुकाता है और अपनी यादों को टटोलता है और जल्दी ही सबसे जरूरी इनहेरिटेड नॉलेज को ढूंढ लेता है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का कल्टीवेशन। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का क्या यूज है? बहुत बड़ा यूज है। सोल्जर चींटियां शिकार को मारने में माहिर होती है। वर्कर चींटियां मिट्टी और चट्टान की खुदाई करने के लिए बेहतर होती है। वह स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का एक बैच कल्टीवेट कर सकता है और उन्हें टेरिटरी के अंदर एक रिजर्वायर खोदने, पानी के चैनल बनाने और बहुत कुछ करने का हुक्म दे सकता है। लेवल 6 नोविस वॉरियर। अब मेरे पास इतना स्टैमिना होना चाहिए कि मैं डोमिनियन थ्रोन को एक साथ 2 चींटी के अंडे प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट कर सकूं। थॉर्न इस बारे में सोचता है और थ्रोन से नीचे उतर जाता है। यह डोमेंसी भी शायद छोटी ही थी और उसने पहले ही पेट पर खा पी लिया था। जागने पर उसे कोई खास भयानक कमजोरी महसूस नहीं होती। थॉर्न जाग गया। गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रही मुलेन चिल्लाती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। वाओ थॉर्न, तुम अभी भी इतने छोटे हो। चींटियां कुदरती तौर पर मेंटिस से छोटी होती हैं और मेल चींटियां फीमेल से भी ज्यादा छोटी होती हैं। लेवल 6 के नोविस एंट किंग में इवॉल्व होने के बाद भी थॉर्न के शरीर की लंबाई सिर्फ 1.6 मीटर के आसपास है। इस ग्रोथ रेट के हिसाब से वो अभी भी पतला और दुबला है। अल्टीमेट एंट किंग तक पहुंचने के बाद भी उसकी लंबाई शायद कभी 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। मुलेन से तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। फिर मुलेन उसके लाइफ सीड्स की स्टेट के बारे में पूछती है। थॉर्न अपना मुंह खोलता है और वो जेड सीडर का बीज बाहर निकालता है जिसे वो लेवल 5 पर नर्चर कर रहा था। वो अपने एंटेना हिलाता है। एक छोटी वर्कर चींटी तेजी से आती है, उसे वापस घोंसले में ले जाती है और भीगने के लिए पानी से भरे बांस के ट्यूब में रख देती है। अभी भी बसंत का मौसम है, बोने के लिए अभी भी टाइम है। जायंट सीडर सूखे और गर्मी को सह सकता है, इसलिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। मुलेन तुरंत पूछती है, थॉर्न लेवल 6 पर तुम अपने लाइफ सीड के तौर पर कौन सा पौधा चुनोगे? एक ऑर्किड। जब मुलेन ने अल्टीमेट वॉरियर में एडवांस किया था तो थॉर्न ने उस पर एक लार्ज फ्रूट हिमलॉक सीड को अपने लाइफ सीड के तौर पर चुनने के लिए बहुत जोर डाला था। अब मुलेन उस फेवर का बदला चुकाना चाहती है और सुझाव देती है कि थॉर्न अपने लिए एक ऑर्किड का बीज चुने। थॉर्न बिल्कुल नहीं मानता। पिछली बार तुमने मुझे जो फ्रेग्रेंट सीडर का बीज दिया था वो एक्सीलेंट है, मैंने उसी को डिसाइड किया है। थॉर्न जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। क्या हेनिसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड में अभी तक फूल आए हैं? मुलेन अपना सिर हिलाती है। नहीं, अभी बहुत जल्दी है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इस साल उसमें फूल आएंगे भी या नहीं। मुलेन अपने हेनिसेंट ऑर्किड के साथ मेंटल फोर्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकती है। जब वो पूछती है तो ऑर्किड को खुद नहीं पता होता कि इस साल उसमें फूल आएंगे या नहीं। अलग अलग ऑर्किड वेराइटीज बहुत अलग अलग समय पर खिलती है। मुलेन ऑर्किड अर्ली स्प्रिंग में खिलता है, स्टोन ऑर्किड लेट स्प्रिंग में, फ्रॉस्ट ऑर्किड अर्ली समर में और आम हनी ऑर्किड मिड समर तक नहीं खिलता। हनीसेंट ऑर्किड डिवाइन सीड अर्ली समर में खिलता है और अभी अभी उसने 28 ऑफशूट्स के साथ अपना पहला ब्रांचिंग एवोल्यूशन पूरा किया है। अब यह पक्का नहीं है कि वे इस साल समय पर फूल दे पाएंगे या नहीं। थॉर्न भी उसकी प्रोग्रेस को उतनी ही बारीकी से देखता है जितना मुलेन। हर कुछ दिनों में उनमें से कोई एक जाकर उसे चेक करता है। अर्ली समर की हल्की उमस भरी गर्मी में आखिरकार उनकी एक्साइटेड और चौकन्नी नजरों के सामने हनीसेंट ऑर्किड के सभी 28 ऑफशूट्स एक के बाद एक फूलों की डंडियां निकालने लगते हैं। वे पूरे और मजबूत लग रहे थे और हर तरह से फूल खिलने और बीज बनाने के काबिल दिख रहे थे। थॉर्न उन्हें ध्यान से चेक करता है और अपना वर्डिक्ट देता है। मुलेन खुशी से झूम उठती है और अपना सिर झुकाकर नंबर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। अगर हर ऑफशूट अभी भी 11 फूल देता है और हर फूल से एक बीज मिलता है तो इस साल हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। मुलेन सोचती ही रहती है लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाती। थॉर्न के पास तुरंत जवाब था। वो 308 हनीसेंट ऑर्किड बीज होंगे। कारवां हर एक हनीसेंट ऑर्किड बीज को 5 से 8 स्पिरिट कोर के बीज खरीदता है। सही कीमत क्वालिटी पर डिपेंड करती है। 5 स्पिरिट कोर के हिसाब से भी इस साल मुलेन की कमाई 1540 स्पिरिट कोर तक पहुंच जाएगी। थॉर्न उम्मीद करता है कि जब सही समय आएगा तो मुलेन उसे 140 स्पिरिट कोर के बराबर हनीसेंट ऑर्किड बीजों से उसका कर्ज चुका देगी और फिर उसके ऊपर थोड़ा
और उधार दे देगी। मुलेन बिना एक पल सोचे मान जाती है। ये सब थॉर्न की वजह से ही था कि वो इतनी जल्दी अल्टीमेट वॉरियर में इवॉल्व हो पाई। वो हनीसेंट ऑर्किड बीजों को उसके साथ 50-50 बांटने का डिसीजन लेती। थॉर्न एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर खुशी खुशी मान जाता है। मुलेन ने सच में उसी प्राइमर एनर्जी वाले खाने पर भरोसा किया था जो थॉर्न ने सीएस से उसके नाम पर उधार लिया था, ताकि वो मौसम बदलने से पहले एडवांस कर सके। लेकिन सीधे आधा हिस्सा लेना, ये थॉर्न को उसकी तरफ से कुछ ज्यादा ही दरियादिली लगती है। थॉर्न उसूलों और साफ जमीर वाला जीव है। वो सोच विचार करता है और मुलेन की जमीन पर मौजूद परेशान करने वाले कीड़ों का शिकार करने में मदद के लिए कुछ सोल्जर चींटियां भेजने का डिसीजन लेता है। फिर वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का एक बैच कल्टीवेट करेगा और सबसे पहले उसकी टेरिटरी के पास एक फर्मेंटेशन पूल खोदेगा। मुलेन अपना सिर खुजाती है। ये पहली बार था जब उसने फर्मेंटेशन पूल के बारे में सुना था। ये एक ऐसी नॉलेज है जो इनहेरिटेड मेमोरी में नहीं होती। फिर भी मिरियड किंगडम्स कॉन्टिनेंट पर लगभग हर इंसेक्ट क्लैन ने फर्टिलाइजर बनाने की इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली है। इसे नाप तोल कर पानी से भरो, हर तरह के पौधे और पत्तियां डालो, इसे गलने के लिए सील कर दो और इसे जो न्यूट्रिएंट्स से भरा लिक्विड और बचा हुआ हिस्सा निकलता है वही पौधों को फलने फूलने के लिए चाहिए होता है। प्लीज सिलेक्ट एमिसरी टाइप ए, सेंटिनल, स्ट्रेंथ या कल्टीवेटर एग्रीकल्चर। थॉर्न कल्टीवेटर सिलेक्ट करता है। प्लीज सिलेक्ट क्वांटिटी क्या 2। थॉर्न 2 सिलेक्ट करता है। एक नीली रोशनी उसके आर पार गुजरती है। उसके नीचे डोमिनियन थ्रोन एक तेज और छोटे झटके के साथ पल्स करता है। 10 सेकंड के अंदर ही उसके शरीर में जमा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खींच लिया जाता है। थॉर्न पूरी तरह से निढाल हो जाता है। उसे थोड़ा सा भी रिकवर होने में काफी समय लग जाता है। वो पास में रखे सूखे मीट के टुकड़ों की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक के बाद एक 3 टुकड़ों को कुतर कर खा जाता है। फिर अपनी ताकत वापस आने तक लंबी देर तक आराम करता है। मिडसमर की चिलचिलाती गर्मी में थॉर्न ने पिछले साल जो 3 लाइफ सीड के पौधे बोए थे, ड्रैगन सीडर, राउंड सीडर और स्पाइन सीडर, वे सभी 6 या 7 मीटर तक बढ़ चुके हैं और अब पूरी तरह से मजबूत पौधे बन गए हैं। जो इस अर्ली स्प्रिंग में बोया गया था वह जायंट सीडर लाइफ सीड बहुत ही रिमार्केबल स्पीड से ऊपर उठा है। वो पहले ही 3 मीटर के करीब पहुंच चुका है। लेट स्प्रिंग में लगाया गया जेड सीडर अब 1 मीटर से ज्यादा लंबा हो चुका है। उसके चारों ओर बाढ़ लगी है और सोल्जर चींटियां पहरा दे रही है। मुलेन की टेरिटरी की भी लगभग यही कंडीशन है और उन दोनों में से किसी को भी अपने लाइफ सीड के पौधों की सेफ्टी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आयरन स्काई वेसल को एक्सप्लोर करना एक रियल पॉसिबिलिटी बन गई है। एक भारी बारिश के बाद थॉर्न डोमिनियन थ्रोन की कमान संभालता है, जिसमें 6 स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स और 3 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को साथ लिया गया है। सिल्क क्रिस्टल के 2 पाउच, एक बड़ा एक छोटा, सूखे मीट के टुकड़ों और ताजे जमा किए गए हर तरह के जंगली फलों से खचाखच भरे हुए हैं। वे हवा में उड़ान भरते हैं, आयरन स्काई वेसल में एंटर करते हैं। थॉर्न की कुदरती तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी ने उस उलझे हुए रास्ते को पूरी तरह से याद रखा था। वो सीधे उसी कमरे की तरफ लीड करता है जहाँ डोमिनियन थ्रोन सबसे पहले मिला था। मुलेन तुरंत दीवार के उस छेद को देख लेती है। वो अपने पंख फरफराती है, हवा में मंडराती है, अंदर झांकती है और अपने मेंटल फोर्स से कमरे को स्कैन करती है। वो विशाल कमरा पूरी तरह से खाली है। थॉर्न डोमिनियन थ्रोन को धीरे धीरे ग्लाइड करता है। दोनों तरफ 10 विशाल गोल दरवाजे बराबर दूरी पर बने हुए हैं। हर एक दरवाजा बिल्कुल एक जैसे साइज वाले सील किए हुए कमरे में खुलता है। मुलेन एक्साइटेड है और एक एक करके उन्हें चेक करती है, लेकिन उतनी ही जल्दी निराश भी हो जाती है। हर दरवाजे को बहुत ब्रूट फोर्स से तोड़कर खोला गया है और अंदर कुछ नहीं बचा है। कुछ 100 मीटर आगे एक और जंक्शन आता है जहां से कॉरिडोर्स बाएं और दाएं बट रहे हैं। आगे एक मेटल का दरवाजा है जिसे ब्रूट फोर्स से मरोड़ कर तोड़ दिया गया है और उसके पार एक वर्टिकल शाफ्ट है जो ऊपर और नीचे के लेवल्स को जोड़ता है। इस अंधेरे सील किए हुए आयरन स्काई वेसल के अंदर किसी भी तरह का कोई रेफरेंस मार्कर नहीं है। इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्रॉसिंग पर रास्ता भटक जाना बहुत आसान है। थॉर्न ऐसा लग रहा है जैसे हर रास्ता एक ही जगह ले जाता है। दाईं तरफ वाले कॉरिडोर में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जिनमें रेक्टेंगल शेप के सिंगल डोर फ्रेम है, लेकिन हर दरवाजे का पैनल गायब है। मुलेन आगे भागती है और एक एक करके हर कमरे को चेक करती है। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। मुलेन दाईं तरफ लीड करती है और कॉरिडोर से तेजी से आगे बढ़ती है। वे एक विशाल गोल हॉल में एंटर करते हैं जो कुछ भी निकाला नहीं जा सकता था। उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वहां कुछ नहीं बचा है। हॉल के दूसरे सिरे पर एक एग्जिट है। वे उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। रिपीट होते जंक्शन, कॉरिडोर्स और खाली कमरे। थॉर्न के 6 स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स और 3 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स के फेरोमोन ट्रेल मार्कर खत्म हो जाते हैं और काफी दूरी तक चलने के बाद वे खुद को वापस उसी मेन पैसेज पर पाते हैं जिस पर एम्बर स्पाइडर क्लैन का गाइड ट्रेल बना हुआ था। आयरन स्काई वेसल के कॉरिडोर्स न सिर्फ बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं बल्कि वे हर जगह से जुड़े हुए हैं। थॉर्न और मुलेन अपने कदमों के निशान फॉलो करते हुए वापस उसी जंक्शन पर लौटते हैं जहां सोल्जर चींटियों को एक नई डायरेक्शन चुनने के लिए खड़ा किया गया था। वे न जाने कितने रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। ऐसा लगता है
जैसे युग बीत गए हों। आखिरकार वे कंफर्म कर लेते हैं कि इस पूरे सेक्शन की अच्छी तरह से तलाशी ली जा चुकी है। थॉरन धीरे धीरे एक कोर प्रिंसिपल समझ आता है। आयरन स्काई वेसल वांडर सिविलाइजेशन का है। उन वांडर्स ने जब इस वेसल को डिजाइन किया होगा तो इसे पक्का एक एंट नेस्ट की तरह ही ऑर्गेनाइज किया होगा। जैसे ही थान को यह बात समझ आती है, वो बिना किसी झिझक के दूसरे लेवल पर नीचे की तरफ बढ़ता है। जिस कमरे में डोमिनियन थ्रोन मिला था, उसके ठीक नीचे वाले वॉल्ट विंग में भी कमरों का लेआउट बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, डोमिनियन थ्रोन अचानक एक मैसेज ट्रांसमिट करता है। अज्योर कोड डिटेक्टेड, कंडीशन क्रिटिकल, इनिशिएट ट्रीटमेंट। थॉन चौंक जाता है। वो अपने इंस्टिंक्ट पर हाथ सिलेक्ट कर लेता है। अगले ही पल डोमिनियन थ्रोन बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। इसकी जमा की हुई प्राइमर एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। बहुत ही हाई कंसंट्रेशन वाली प्राइमर फोर्स कंडेंस होकर एक सफेद धागे में बदल जाती है। ये जमीन पर सांप की तरह रेंगता है, फिर दीवार पर चढ़ता है। ये ऊपर की दीवार में फटे हुए एक उबड़ खाबड़ छेद से गुजरता है और उस पार वाले कमरे में गायब हो जाता है। मुलेन, जो बोरियत में डोमिनियन थ्रोन पर पसरी हुई थी, चौंक कर उछल पड़ती है। वो अपने पंख फरफराती है और तेजी से उड़ जाती है। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ मिला? मुलेन एक पल के लिए स्टन रह जाती है, फिर खुशी से चिल्लाती है और कमरे की तरफ डाइव लगाती है। थॉर्न भी 2 सेकंड के लिए हैरान रह जाता है, इससे पहले कि उसका दिमाग काम करना शुरू करे। वो डोमिनियन थ्रोन को कमरे की तरफ ले जाता है और उस चौड़े छेद से अंदर झांकता है। डोमिनियन थ्रोन से निकली प्राइमर एनर्जी की डोर कमरे के अंदर एक विशाल नीले दिल के आकार के ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। वाओ, क्या ये किसी तरह का खजाना है? मुलेन उस ऑब्जेक्ट को एक टक घूरती है और एक के बाद एक सवाल दागने लगती है। थान को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर इसने डोमिनियन थ्रोन के रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया है तो ये पक्का आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का ही कोई क्रिएशन होगा। कितना विशाल खजाना है? मुलेन हैरानी से लंबी सांस लेती है, लेकिन लगभग तुरंत ही एक नया सवाल सामने आ जाता है। क्या ये सिकुड़ सकता है? क्या ये अपने आप उड़ सकता है? थॉर्न अपना सिर खुजाता है। अभी के लिए हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये चीज असल में करती क्या है। कमरे में मौजूद इस नए ऑब्जेक्ट का नाम साफ तौर पर अजोर कोर है। ये लकड़ी का बना हुआ लग रहा है। इसका पूरा सरफेस एक गहरा रिच नीला रंग लिए हुए है, जिस पर नीला जैसे नीले रंग की क्रैक्ड प्राइमर नसें वेन्स फैली हुई है। ये नसें बहुत ही भयानक स्पीड से प्राइमर एनर्जी को सोख रही है। थॉर्न बस सोल्जर और वर्कर चींटियों को, साथ ही खाने के आधे पाउच को जमीन पर उतार देता है। वह अपने दिमाग से डोमिनियन थ्रोन को सिकुड़ने का हुक्म देता है, उसे छेद के जरिए कमरे में ले जाता है, फिर उसे उसके पूरे साइज में एक्सपैंड करता है और अजोर कोर के बगल में रख देता है। वो छेद इतना चौड़ा है कि मुलेन आसानी से पीछे पीछे आ सकती है। वो अंदर आती है और पूरी तरह से फैसिनेट होकर चुपचाप देखती रहती है। थॉर्न जमीन पर खड़ा रहता है, थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करता है और अपने मेंटल फोर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो अपने पंख फैलाता है और ऊपर की तरफ उछलता है। डोमिनियन थ्रोन पर लैंड करने के बाद वो अपने दिमाग को शांत करता है और सेंस करता है कि जमा की हुई प्राइमर एनर्जी किस स्पीड से कंज्यूम हो रही है। थॉर्न अंदर ही अंदर बहुत हैरान था। वह हर एक दिन डोमिनियन थ्रोन का इस्तेमाल करता है, उड़ते हुए और एक्सप्लोर करते हुए हर तरह की चीजें कैरी करता है। प्राइमर एनर्जी का ड्रेन लगभग लगातार होता है, फिर भी वो कंजम्पशन डोमिनियन थ्रोन के विशाल रिजर्व्स के सामने ना के बराबर है। और फिर भी इस अज्योर कोर ने थोड़े ही समय में उन रिजर्व्स का लगभग आधा हिस्सा खींच लिया था। थोड़ी ही देर बाद डोमिनियन थ्रोन की जमा की हुई प्राइमर एनर्जी खत्म हो जाती है। स्टोर्ड प्राइमर एनर्जी इनसफिशिएंट, एम्बिएंट प्राइमर एनर्जी इनसफिशिएंट, ट्रीटमेंट इंटरपेट, कंटिन्यू ट्रीटमेंट। थॉर्न हाँ सिलेक्ट करता है। प्लीज सेलेक्ट अ ट्रीटमेंट प्लान। प्लान एक, थ्रोन की स्टोर्ड प्राइमर एनर्जी को रिप्लेनिश करें और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। इसके लिए 5 रेपिटेशंस की जरूरत होगी। प्लान 2, स्कैन करके कंफर्म करें कि अज्योर कोर का बॉन्ड होल्डर मर चुका है। अज्योर कोर से ओरिजिनल बॉन्ड होल्डर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इरेज करें। अज्योर कोर के प्राइमर कोर इम्प्रिंट को इरेज करे और रीबर्थ के लिए रिसेट करे। थॉर्न काम की इन्फॉर्मेशन पकड़ लेता है। उसे कुछ हिस्सा समझ आता है, सब कुछ नहीं, लेकिन इतना काफी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के प्लान 2 सेलेक्ट करता है। प्राइमर फोर्स इनसफिशिएंट, प्राइमर एनर्जी रिकवरी इन प्रोग्रेस। डोमिनियन थ्रोन एक रिस्पॉन्स फीडबैक देता है। यह अपने आप प्राइमर एनर्जी अंदर खींचना शुरू कर देता है। थॉर्न चुपचाप इंतजार करता है, लेकिन डोमिनियन थ्रोन के आगे बढ़ने का कोई साइन नहीं दिखता। बहुत तेज भूख लगने लगती है। थॉर्न अपने पंख फरफराता है, कमरे से बाहर उड़ता है और अपने एंटेना को झटकता है। 2 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स सिल्क क्रिस्टल के छोटे पाउच को खोलते हैं और सूखी मीट का एक टुकड़ा बाहर निकालते हैं। वे उसे फाड़ते हैं और थॉर्न के मुंह तक लाते हैं। एक और स्पेशलाइज्ड वर्कर सिल्क क्रिस्टल के बड़े पाउच से एक पका हुआ मुलायम कीवी फल चुनता है, उसे छीलकर खोलता है और एक स्पेशलाइज्ड सोल्जर आगे बढ़कर उसे छोटे टुकड़ों में काट देता है। उन्हें थॉर्न के सामने सजा दिया जाता है। डोमिनियन थ्रोन ने मुझे जो ट्रांसमिट किया है उसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को अज्योर कोर कहा जाता है और ये कोई जिंदा चीज लग रही है। थॉर्न उसे वो सब बताता है जो वो अब तक जानता है। एक जिंदा चीज। मुलेन तुरंत पलटकर पूछती है, जानवर या पौधा? जानवर तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये पक्का कोई पौधा होगा। मुलेन को अचानक एक आइडिया आता है। क्या यह बिल्कुल एक बहुत बड़े बीज जैसा नहीं लग रहा?
रेड यू के बीच के सरफेस पर प्राइमर नसें होती हैं। क्या ये कोई डिवाइन सीड हो सकता है? मुलेन की बातों से थॉर्न हैरान रह जाता है। अगर यह सच में एक बीज है तो इसका पैर कितना बड़ा होगा? क्या आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन भी एम्बर स्पाइडर क्लैन की तरह ही मिटा दी गई होगी? और ये डिवाइन सीड, क्या इसे लगातार उनके लाइफ सैक के अंदर पाला पोसा गया था? मुलेन एक स्कॉलर की तरह हाव भाव बनाती है। थॉर्न इस बारे में सोचता है, 5 या 6 मीटर लंबा लाइफ सीड तो आर्किटेक्ट को कितना बड़ा होना पड़ेगा? दर्जनों मीटर, शायद 100 मीटर भी। तो फिर वे डोमिनियन थ्रोन पर कैसे बैठ सकते थे? डोमिनियन थ्रोन इतने बड़े शरीर को कभी अकोमोडेट नहीं कर सकता। मुलेन अपनी नाक के पास एक उंगली रखती है और थॉर्न को एक सब जानती हूँ वाले लुक के साथ घूरती है। शायद आर्किटेक्ट का शरीर डोमिनियन थ्रोन के साइज से बड़ा नहीं हो सकता था। थॉर्न इस आइडिया को खारिज कर देता है। 5 या 6 मीटर लंबा लाइफ सीड, आर्किटेक्ट को दर्जनों, शायद 100 मीटर लंबा लाइफ सीड, वे डोमिनियन थ्रोन पर कैसे बैठेंगे? ये इतनी बड़ी चीज को होल्ड ही नहीं कर सकता। मुलेन रुकती है, फिर मान जाती है। सही कह रहे हो, आर्किटेक्ट का शरीर डोमिनियन थ्रोन से बड़ा नहीं हो सकता था। मुलेन फिर से रुकती है, फिर एक नया चैलेंज खड़ा करती है। क्या कोई ऐसा चांस है कि जैसे जैसे तुम समय के साथ मजबूत और बड़े होते जाओगे, डोमिनियन थ्रोन भी बड़ा होता जाएगा? थॉर्न इस बारे में सोचता है। उसके एंटेना कई बार फड़कते हैं। यह पूरी तरह से मुमकिन है। मुलेन, तुम बहुत शार्प हो। जब तुम इस तरह से कहती हो तो सब कुछ फिट बैठता है। थॉर्न जल्दी से अपने पंजों में पकड़े सूखे मीट को खत्म करता है, फिर छेद के पास बैठकर कमरे के अंदर झांकता है। वो जितना ज्यादा देखता है उसे उतना ही यकीन होता जाता है। अजोर कोर एक ओवरसाइज बीज है और इसके सरफेस पर मौजूद प्राइमर नसों के साथ ये एक डिवाइन सीड की कैटेगरी में आएगा। मुलेन उछलकर खड़ी हो जाती है। वो देखने के लिए छेद में झुकती है, फिर चक्कर लगाकर नीचे ग्लाइड करती है और थॉर्न के बगल में लैंड करती है। वो अपना ओरिजिनल सवाल फिर से पूछती है, लेकिन इतना बड़ा बीज हम इसे कभी मूव कैसे करेंगे? दीवार का छेद बहुत छोटा है और क्या कमरे का दरवाजा खोला भी जा सकता है? एक डिवाइन सीड जिसे आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन ने बार बार पाला पोसा, ये हमारे किस काम आएगा? जैसा कि तुमने कहा, आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन को वॉन्डरर सिविलाइजेशन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जिस आर्किटेक्ट ने इस बीज को पाला था, क्या वे बहुत पहले मर चुके हैं? और ये बीज खुद, क्या यह अभी भी जिंदा है? डोमिनियन थ्रोन इसे ट्रीट करने के लिए ही प्राइमर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। थॉर्न एक पक्का जवाब देता है। उसे शक है कि डोमिनियन थ्रोन के इसे रिसेट करने और रीबर्थ देने की एबिलिटी का मतलब इसे इसके ओरिजिनल बीज वाले रूप में रिस्टोर करना है। लेकिन यह सिर्फ एक अंदाजा है। यह सच में एक बीज है या नहीं, ये अभी भी पक्का नहीं है। डोमिनियन थ्रोन लगातार कुदरती प्राइमर एनर्जी खींच रहा है और अपने रिजर्व्स को दोबारा बना रहा है। थॉर्न इसे कमरे से बाहर निकालकर कॉरिडोर में ले जाना चाहता है जहां प्राइमर एनर्जी ज्यादा आसानी से फ्लो करती है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह ना तो इसे सिकुड़ने का हुक्म दे पाता है और ना ही इसे उड़ने का। प्लान 2 पर काम चल रहा है, लेकिन यह शायद तब तक पूरी तरह से शुरू नहीं होगा जब तक स्टोर्ड प्राइमर एनर्जी पूरी तरह से रिप्लेनिश नहीं हो जाती। इसमें काफी समय लगेगा। थॉर्न खाली बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता। वो मुलेन और सोल्जर चींटियों के एक ग्रुप को पैदल लीड करता है ताकि आयरन स्काई वेसल के पहले लेवल पर बचे हुए वॉल्ट विंग्स को एक्सप्लोर करना जारी रख सके। थॉर्न अब यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह जान गया है। 2 दिन से भी कम समय में वो पूरा रूट कवर कर लेता है। हर कमरे को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वहाँ कुछ नहीं मिलता। कमरे में वापस आकर चेक करने पर डोमिनियन थ्रोन ने अपनी प्राइमर एनर्जी का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही रिकवर किया है। उनका खाने का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है और यह खोजबीन अब 8 दिनों तक खिंच गई है। थॉर्न चींटियों की कॉलोनी को गुफा के दरवाजे पर पहरा देने के लिए छोड़ता है। वो और मुलेन आयरन स्काई वेसल से निकलते हैं और अपनी पहाड़ी टेरिटरी की तरफ वापस चल पड़ते हैं। कड़कती धूप में गर्मी की लहरें हवा में कांपती हुई ऊपर उठ रही है। जंगल के पेड़ पौधे मुरझाकर झुक गए हैं। नदियां लगभग सूख चुकी है। पिछले 8 या 9 दिनों में जब से वे निकले थे, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। मुलेन को याद आता है पिछले से पिछले साल भी उसे ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। अपने लाइफ सीट के पौधों पर एक नजर डालते ही उसे सब याद आ जाता है। मिड समर के सबसे भयंकर तपते हुए दिनों में जब आसमान से बारिश नहीं होती तो उन्हें खुद पानी ढोकर हाथों से सिंचाई करनी पड़ती है। थॉर्न पूरी स्पीड में हवा में उड़ान भरता है। वह पहाड़ी रेंज को पार करता है और अपनी खुद की टेरिटरी चेक करने के लिए लौटता है। सीडर लाइफ सीड के 5 पौधे बहुत ही बुरी हालत में हैं। लेट स्प्रिंग में लगाया गया जेड सीडर का पौधा सबसे ज्यादा खराब हालत में है। उसकी जड़ें बहुत उथली है और वो साफ तौर पर मुरझा रहा है। पास ही में एक छोटी सी नदी बहती है जिसमें पहाड़ी झरने से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। टेरिटरी पर पहरा देने वाली सोल्जर चींटियां अपने हिसाब से काफी चालाक हैं। वे जानती हैं कि पैरों के नीचे छांव कैसे लेनी है, लेकिन उनमें से किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई कि पानी लाकर सिंचाई भी करनी है। वर्कर चींटियां घोंसले के अंदर बिना कुछ किए सिकुड़ कर बैठी हैं और लाइफ सीड्स को सूखे की मार झेलने के लिए छोड़ दिया गया है। थॉर्न बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और 2 स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स को पहाड़ी से नीचे ले जाता है। वो बांस के 3 बड़े ट्यूब काटता है और सिंचाई के लिए पानी लाने सोल्जर्स को नदी पर ले जाता है। वे लगातार चक्कर लगाते हैं और रात होने तक काम करते रहते हैं। एक ही लगातार कोशिश में वह सभी 5 लाइफ सीड के
के पौधों को अच्छी तरह से पानी देता है। फिर थॉर्न अपने स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को पहाड़ों के पारों उत्तर की तरफ मुलेन की टेरिटरी में मदद करने ले जाता है। मुलेन के लाइफ सीड के पौधों में अकेले हनी सेंट ऑर्किड डिवाइन सीड के 28 ऑफशूट्स है। वो जमीन जिसे सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है काफी बड़ी है और वे आधी रात के बाद तक इस काम में लगे रहते हैं। अगला दिन फिर से वैसा ही चिलचिलाता और बिना बादलों वाला होता है। मुलेन शिकार करने पहाड़ी से नीचे जाती है, जबकि थॉर्न वर्कर चींटियों को मीट काटने और सुखाने और कीवी फल, जंगली अंगूर और बाकी चीजें इकट्ठा करने का हुक्म देता है। 3 दिन की लगातार सिंचाई और सभी लाइफ सीड के पौधों में जान वापस आ जाती है। थॉर्न और मुलेन जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और वापस आयरन स्काई वेसल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पीछे छूटे 6 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और 3 स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स भूख से लगभग मरने की कगार पर है। डोमिनियन थ्रोन ने अपनी 3/4 प्राइमर एनर्जी स्टोर कर ली है, लेकिन टेरिटरी को बिना देखभाल के नहीं छोड़ा जा सकता। थॉर्न डिसाइड करता है कि वो मुलेन को पहले वापस भेजेगा। वो जाना नहीं चाहती, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। किसी न किसी को तो पौधों की देखभाल करनी ही होगी। वे थोड़ी सी बातचीत में मामला तय कर लेते हैं और थॉर्न मुलेन को आयरन स्काई वेसल से विदा करता है और अकेले ही इंतजार करने के लिए रुक जाता है। 2 दिन बाद डोमिनियन थ्रोन से एक मैसेज आता है, प्राइमर एनर्जी फुली रिस्टोर्ड। सेकंड रिकवरी प्रोटोकॉल एक बार इनिशिएट होने के बाद अंडू नहीं किया जा सकता। अजोर कोर अपनी सारी प्राइमर कोर पावर खो देगा। डू यू विश टू प्रोसीड? थॉर्न जरा भी नहीं हिचकिचाता, वो कंटिन्यू करना सिलेक्ट करता है। डोमिनियन थ्रोन के बैक रेस्ट के ऊपर मौजूद हेमिस्फेरिकल क्रेस्ट से नीली रोशनी की एक बीम निकलती है जो सीधे अजोर कोर पर निशाना साधती है। ये बीम पानी के एट्रीब्यूट वाली प्राइमर एनर्जी के एसेंस से भरी हुई है, जो उफान पर आई किसी नदी की तरह तेजी से बह रही है और कुछ ही पलों में यह अजोर कोर को पूरी तरह से घेर लेती है। नीली बीम डोमिनियन थ्रोन और अजोर कोर के बीच लगातार बनी रहती है। प्राइमर एनर्जी एक लगातार धारा के रूप में बाहर निकल रही है जब तक कि एक चमकता हुआ गोल ककून आकार नहीं ले लेता, जो उस विशाल चैम्बर को एक शानदार नीली रोशनी से भर देता है। लगभग आधे दिन के बाद डोमिनियन थ्रोन बोलता है, बॉन्ड जीन डेटा इरेजर कंप्लीट। डोमिनियन थ्रोन और अजोर कोर को जोड़ने वाली बीम अपनी जगह पर टिकी रहती है, फिर एक ही पल में ये रिवर्स हो जाती है। प्राइमर एनर्जी अजोर कोर से वापस डोमिनियन थ्रोन में फ्लो करने लगती है। थ्रोन के कुशन पर आराम कर रहा थॉर्न झटके से सीधा बैठ जाता है और अपने स्पिरिट सेंस से कमरे को स्कैन करता है। कुछ भी अजीब नहीं था। वो वापस बैठ जाता है और चुपचाप इंतजार करता है। 2 दिन बाद थॉर्न चैम्बर से निकलता है और आयरन स्काई वेसल से बाहर आता है। सुबह के बीच में मुलेन अपने वादे के मुताबिक पहुंच जाती है। टेरिटरी में सब ठीक है। जायंट सीडर लाइफ सीड कैसा है? मुलेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती थपथपाती है। बिल्कुल, मेरे देखभाल करने पर वे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है और पहाड़ी झरना सूख गया है। हमें पहाड़ के दक्षिण में मौजूद बड़ी नदी से पानी लाना पड़ा। मिरिड क्लैंस कॉन्टिनेंट और मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट दोनों जगह गर्मियों में ऐसा सूखा पड़ना आम बात है। थॉर्न डिसाइड करता है कि वापस लौटने पर 2 बड़े रिजर्वायर खोदे जाएंगे ताकि वे फिर कभी बिना पानी के न रहे। वे दोनों एक साथ पहाड़ के अंदर मौजूद मिट्टी के टनल से गुजरते हैं और आयरन स्काई वेसल में एंटर करते हैं और पूरी आसानी के साथ सीधे पहले लेवल पर पहुंच जाते हैं। मुलेन चोरी आंखों से पूरी उत्सुकता के साथ चारों ओर देखती है, लेकिन जो वह देखती है उसका कुछ खास मतलब नहीं समझ पाती। वे अपनी अगली मुलाकात का समय तय करते हैं और मुलेन रात भर का सफर करके वापस पहाड़ी रेंज की तरफ निकल पड़ती है, जबकि थॉर्न अकेला वही रुक जाता है। 4 दिन बाद जिस स्पीड से अजोर कोर प्राइमर एनर्जी को डोमिनियन थ्रोन में फीड कर रहा था वह काफी कम हो जाती है। अजोर कोर को कवर करने वाला चमकता हुआ प्राइमर एनर्जी ककून गायब हो जाता है। इसके सरफेस पर मौजूद नीलम जैसी नीली नसें फीकी पर जाती है और गायब हो जाती है और डोमिनियन थ्रोन शांत हो जाता है। प्राइमर कोर जीन इरेजर कंप्लीट। अजोर कोर रिबॉर्न सक्सेसफुली। डू यू विश टू फॉर्म अ बॉन्ड? किसी सोच विचार की जरूरत नहीं थी। थॉर्न बॉन्ड करना सिलेक्ट करता है। थ्रोन के बैक रेस्ट के हेमिस्फेरिकल क्रेस्ट से अजोर प्राइमर एनर्जी की एक सिंगल डोर निकलती है जो थॉर्न को पूरी तरह से लपेट लेती है, उसके कैरापेस के आर पार गुजरती है और उसके शरीर में समा जाती है। इसके बाद एक मैसेज आता है, बॉन्ड कंप्लीट। आखिरकार ये खत्म हो गया। थॉर्न एक लंबी सांस छोड़ता है और कुशन से उठता है। वो अपने पंख फैरफराता है और चक्कर लगाकर डोमिनियन थ्रोन के पीछे जाता है। 6 कोनों वाले हनीकॉम्ब वाले सांचे में एक सख्त बीज रखा है जो लगभग एक यूबेरी के साइज का है और किसी भी और चीज से ज्यादा एक दिल के आकार का लग रहा है। यह पूरी तरह से अजोर नीले रंग का है जिस पर गहरी नीलम जैसी नसें बनी हुई है। मुलेन का पहले का अंदाजा बिल्कुल सही था। यह सच में स्वर्ग का दिया हुआ एक बीज है। थॉर्न उसके बगल में लैंड करता है, उसे आजाद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है और उसे अपने दोनों आगे के पंजों में बहुत प्यार से पकड़ता है। उसे ध्यान से उलट पुलट कर देखता है। वो उसे अपने स्पिरिट सेंस से स्कैन करता है। एक पौधे की लाइफ फोर्स बहुत ही वाइब्रेंट और जान से भरी हुई।
यह पक्का बॉन्ड का ही काम होगा। थॉर्न को अपने और अजोर कोर के बीच स्पिरिट सेंस कनेक्शन की एक हल्की सी डोर फिल होती है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसी लाइफ सीड के साथ होती है। इससे यह बात बिना किसी शक के साबित हो जाती है कि यह बिना किसी सवाल के स्वर्ग का दिया हुआ एक बीज है। और डोमिनियन थ्रोन ने जो बॉन्ड बनाया है वो इंसेक्ट क्लैन के लाइफ साइकिल के नर्चरिंग प्रोसेस से काफी मिलता जुलता है। आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन के पास सच में अपने खुद के बहुत ही शानदार तरीके हैं। किसी इंसेक्ट क्लैन के मेंबर को एक लाइफ सीड को नर्चर करने में एक शेयर्ड मॉल्टिंग में पूरी एक रैंक की ग्रोथ का समय लगता है। फिर भी डोमिनियन थ्रोन उसी बॉन्ड को बिना किसी मेहनत के एक ही पल में पूरा कर देता है। फिर भी एक बॉन्ड और लाइफ सैक नर्चरिंग के बीच साफ अंतर है। क्या जोर कोर को एक पूरे नर्चरिंग साइकिल के लिए लाइफ सैक में रखना सही रहेगा? अगर पहले बॉन्ड बने और फिर लाइफ सैक नर्चरिंग हो तो क्या उससे बनने वाला लाइफ सीड ज्यादा ताकतवर होगा? थॉर्न इस सवाल को अपने दिमाग में घुमाता है, फिर चैम्बर के उस पार रखे उस विशाल बीज को देखता है जिसकी सारी प्राइमर नसें अब गायब हो चुकी है और अब प्राइमर एनर्जी का कोई नाम और निशान नहीं बचा है। अब उसे समझ आता है कि डोमिनियन थ्रोन का रिसे क्या मतलब था। वो खुद को संभालता है, उस नए जन्मे अजोर कोर को प्यार से पकड़ता है और थ्रोन पर लैंड करता है। एक क्विक स्पिरिट सेंस चेक, प्राइमर एनर्जी का एक छोटा सा रिजर्व अभी भी बचा हुआ है। वो उसे सिकुड़ने का हुक्म देता है और वो तेजी से ऐसा करता है। वो चैम्बर से बाहर उड़ता है, अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करता है और थ्रोन को आयरन स्काई वेसल से बाहर की तरफ गाइड करते हुए दक्षिण दिशा में वापस पहाड़ी रेंज की तरफ निकल पड़ता है। मुलेन उसे तुरंत देख लेती है और उससे मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। वो स्वर्ग का दिया हुआ बीज, क्या वो सिकुड़कर एक नॉर्मल बीज के साइज का हो गया है? थॉर्न सिर हिलाकर हाँ कहता है और फिर छोटे सिल्क क्रिस्टल पाउच की तरफ इशारा करता है। यह सच में एक हेवन ग्रांटेड सीड है। रैंक 8 या 9 पर इसे नर्चरिंग के लिए लाइफ सैक के अंदर लिया जा सकता है। बोलते समय उसके अंदर गिल की एक हल्की सी फील आती है। डोमिनियन थ्रोन ने पहले ही उसके और अजोर कोर के बीच एक बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल इंसेक्ट क्लैन के लाइफ सैक नर्चरिंग की तरह। उसने कभी मुलेन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए डोमिनियन थ्रोन जैसा ही कोई आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट ढूंढेगा, लेकिन उन्होंने आयरन स्काई वेसल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक छान मारा है और उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी थॉर्न मुलेन को अपना वचन देता है, जब सही समय आएगा और उनके पास काफी रिसोर्सेज होंगे तो वो एक ट्रेडिंग कारवां को स्पिरिट कोर देकर उसके लिए एक आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट खरीदने का काम सौंपेगा। बहुत शानदार थॉर्न, तुम्हारे पास भी एक हेवन ग्रांटेड सीड है। अब मुलेन उस पुराने प्रॉमिस के बारे में जरा भी सोचती हुई नहीं लग रही थी। उसका पूरा ध्यान उस हेवन ग्रांटेड सीड पर था। वो अपनी उड़ान का एंगल एडजस्ट करती है, सफाई से डोमिनियन थ्रोन पर लैंड करती है और जल्दबाजी में सिल्क क्रिस्टल पाउच को खींचकर खोलती है। यह कितना खूबसूरत है, मुलेन गहरी सांस लेते हुए कहती है। वो अजोर कोर को बाहर निकालती है और पूरी तरह से उसी में खोई हुई उसे अपने आगे के पंजों में उलट पुलट कर देखती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, यह बीज किस तरह के पौधे का है। उन दोनों को ही अपनी इनहेरिटेड मेमोरीज में ऐसे किसी पौधे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। थॉर्न पूरे यकीन के साथ कहता है, तो फिर ये कुदरती डिवाइन लाइनेज का नहीं है, ये आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का एक यूनिक पौधा है। तुम आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन की किसी चीज को कैसे बोओगे? क्या इसे छांव पसंद है या धूप, सूखी जगह या नमी वाली? किस तरह की मिट्टी, ठंडा मौसम या गर्म, पहाड़ की ऊंची चोटी पर या नीचे जंगल में? मुलेन के पास बिल्कुल सही सवाल पूछने का एक कुदरती टैलेंट है। हेवन ग्रांटेड सीड को लेकर अपनी एक्साइटमेंट में थॉर्न थोड़ा बहक गया था और उसने अभी तक इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। फिर भी मुलेन ने जो कुछ भी पूछा है वो एक लाइफ सीड के पौधे को सही तरीके से उगाने के लिए बहुत ही जरूरी नॉलेज है। आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का एक पौधा, उनकी इनहेरिटेड नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे कवर करता हो। डोमिनियन थ्रोन भी कोई गाइडेंस नहीं देता और यह सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। थॉर्न का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है और उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। डोमिनियन थ्रोन के बैक रेस्ट पर लहरों के पैटर्न बने हुए हैं और अजोर कोर वाटर एट्रीब्यूट एबिलिटीज को एनहांस करता है। ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन का पानी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। थॉर्न एक एक करके पॉइंट्स पर सोचता है। अजोर कोर पक्का पानी के साथ ही फलेगा फूलेगा, इसे पानी की सतह पर बोया जा सकता है। रही बात धूप और मिट्टी की, तो एक हेमन ग्रांटेड सीड को पक्का रोशनी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और ये शायद ज्यादातर तरह की मिट्टी में ढल सकता है। ये छोटी परेशानियां हैं। क्या ये कमल की जड़ की तरह पानी के अंदर डूबा हुआ ग्रो कर सकता है? मुलेन हमेशा की तरह एक नया एंगल ढूंढ लेती है। यह पूरी तरह से मुमकिन है। हम एक तालाब ढूंढ सकते हैं, इसे उसके पास बो सकते हैं, एक सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यह कैसे ग्रो करता है। हम ये पता लगाएंगे कि यह किस तरह का पौधा है और फिर इसे सही जगह पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। माइनर सोल्जर्स मैली छोटे कीड़ों का शिकार करने के लिए होते हैं और लाइफ सीड के पौधों को कीड़ों से कोई खास खतरा नहीं होता। इसलिए जब माइनर सोल्जर्स की गिनती 10 तक पहुंच जाती है तो थॉर्न उन्हें और ब्रीड करना बंद कर देता है। मुलेन की टेरिटरी में लाइफ सीड के पौधों की गिनती ज्यादा है
इसलिए पहला फर्मेंटेशन पूल उसी के लिए खोदा जाएगा। थॉर्न के ओरिजिनल प्लान में उत्तर में उसकी खुद की टेरिटरी और दक्षिण में मुलेन की टेरिटरी दोनों कवर थी। दोनों के लिए एक एक रिजर्वायर और एक एक फर्मेंटेशन पूल, साथ ही सिंचाई के चैनलों का एक नेटवर्क जो पहले से ही बहुत बड़ा काम था। अब एक अजोर हेवन ग्रांटेड सीड के साथ जिसे पानी में ग्रो करने की जरूरत हो सकती है, एक बड़ा तालाब भी तैयार करना होगा और काम का दायरा एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। अब और भी ज्यादा गिनती में स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की जरूरत है। डोमिनियन थ्रोन अभी भी हर 5 दिन में 2 चींटी के अंडे प्रोड्यूस करता है और थॉर्न हर एक को स्पेशलाइज्ड वर्कर के रूप में बड़े करता है। थॉर्न सुबह होने से पहले उठ जाता है और अंधेरा होने के बाद लौटता है। वह एंट कॉलोनी को लीड करते हुए चट्टानों और मिट्टी को काट कर रास्ता बनाता है। मुलेन शिकार करने और लाइव सीड के पौधों की देखभाल करने का काम संभालती है, लेकिन अपना ज्यादातर समय थॉर्न के साथ ही बिताती है। वे दोनों डोमिनियन थ्रोन पर एक साथ लेटकर यूं ही बातें करते रहते हैं और नीचे वर्कर चींटियों को मेहनत करते हुए देखते रहते हैं। वक्त बीतता जाता है, गर्मियां खत्म होती हैं और पतझड़ आ जाता है। पतझड़ के आखिर तक स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की गिनती 18 तक पहुंच जाती है और पहला फर्मेंटेशन पूल फाइनली कंप्लीट हो जाता है। थॉर बहुत दूर जाकर कुदरती पत्थर का एक स्लैब ढूंढता है, उसे सही शेप में काटता है, डोमिनियन थ्रोन के जरिए खींचकर वापस लाता है और पूल के मुंह पर रखकर उसे 2 महीने के फर्मेंटेशन के लिए सील कर देता है। इसके बाद हेम की रस्सी से बंधे एक बांस के ट्यूब से न्यूट्रिएंट से भरा लिक्विड बाहर निकाला जा सकता। बिना रुके थॉर्न के अपनी टेरिटरी में दूसरे फर्मेंटेशन पूल की खुदाई शुरू हो जाती है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ब्रीडिंग अब फिक्स रिदम में आ गई है। हर 5 दिन में 2 नए वर्कर्स बाहर आते हैं और वर्क फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार जब स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की गिनती 30 पार कर जाती है और फर्मेंटेशन पूल वाली साइट पर बहुत भीड़ हो जाती है, तो थॉर्न उनमें से 10 को अलग कर देता है। वे टेरिटरी के ऊपर वाली नदी के बगल की हल्की ढलान पर काम शुरू कर देते हैं। एक ऐसे रिजर्वायर के लिए जहज साफ करते हैं जो 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा डिजाइन किया गया है। थॉर्न थ्रोन पर लेटा हुआ है, उसके एंटेना झूल रहे हैं और वो नीचे वर्कर चींटियों को डायरेक्ट कर रहा है। मुलेन अपने सिल्क क्रिस्टल पाउच के साथ दौड़ती हुई आती है, एक झटके से उसे खींचकर खोलती है और सूखी घास के ढक्कन वाला बहुत ही सफाई से कटा हुआ बांस का ट्यूब थॉर्न की तरफ बढ़ाती है। थॉर्न देखने से पहले ही जान जाता है कि ये क्या है। लेट ऑटम पतझड़ का आखिर, मुलेन के लाइफ सीड के फल सबसे पहले पकते हैं और दिनों की गिनती के हिसाब से एकदम सही टाइम पर है। मुलेन से जुड़ा पौधा स्टैटिक विजुअल परसेप्शन को इन्हांस करता है। अगर थोड़ी देर के लिए पैदावार को साइड में रख दें तो सिर्फ इफेक्ट के मामले में ये सबसे बेहतरीन पौधों में से एक माना जाता है। ओ मुलेन के बीज पक गए हैं। थॉर्न सूखी घास का ढक्कन निकालता है और खुशी से सरप्राइज होने का नाटक करता है। इतने सारे सब मेरे लिए और तुम्हारे लिए। थॉर्न को खुश देखकर मुलेन का चेहरा और भी ज्यादा चमक उठता है। मेरे पास 2 मुलेन लाइफ सीड के पौधे हैं। इस साल उन्होंने 82 मुलेन बीज प्रोड्यूस किए हैं। थॉर्न, मैं तुम्हें आधा दे रही हूँ और अगले साल पैदावार बहुत ज्यादा होगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगी। थॉर्न उसे दिल से थैंक्स कहता है। वो सूखी घास से बांस के ट्यूब को फिर से बंद करता है और उसे अपने सिल्क क्रिस्टल पाउच में रख लेता है। मुलेन अपने सिल्क क्रिस्टल पाउच से एक दूसरा बांस का ट्यूब निकालती है, उसका ढक्कन हटाती है, 3 ऑर्किड बीज बाहर निकालती है और उन सभी को एक ही बार में निकल जाती है। थॉर्न ट्राई करने के लिए एक लेता है, फिर एक मुलेन बीज भी लेता है। दोनों ही बहुत कड़वे हैं। इन्हें किसी मीठी चीज के साथ खाना ही ज्यादा बेहतर है। डोमिनियन थ्रोन पर थॉर्न के साथ लेटकर मुलेन बातचीत के बीच में एक के बाद एक 10 मुलेन बीज खा जाती है। फिर वो गोल्डन मेलन वाइन फ्रूट का एक गुच्छा खत्म करती है, तैयार होने तक आराम करती है और फिर पूरे एक दिन के लिए पहाड़ी जंगल में गायब हो जाती है। दोपहर ढलने के बाद थॉर्न पर नींद छाने लगती है, जो इस बात का पक्का इशारा है कि इवोल्यूशन करीब आ रहा है। वो पूरी दोपहर आराम से समय लेता है और 5 मुलेन बीज कंज्यूम करता है, जो उसके बर्दाश्त करने की लगभग लिमिट है। डोमिनियन थ्रोन के सपोर्ट से थॉर्न की डोमेंसी बहुत छोटी रहती है। वह अगली आधी रात को ही जाग जाता है। उसने सक्सेसफुली रैंक 7 के अर्ली स्टेज वॉरियर में एडवांस कर लिया है और फ्रैग्रेंट सीडर लाइफ सीड की नर्चरिंग भी पूरी हो चुकी है। अपने अभी के साइज पर थॉर्न का लाइफ सैक अभी तक अजोर हेवन ग्रांटेड सीड को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन यह किसी तरह एक लार्ज फ्रूटेड हेमलॉक सीड को अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लेता है। मिरियड क्लैंस कॉन्टिनेंट पर लार्ज फ्रूटेड हेमलॉक पेड़ों की एक जानी मानी प्रीमियम स्पीशीज है। इसके प्राइमर एनर्जी फूड का आउटपुट मसल टेनिसिटी, मांसपेशियों की मजबूती को एनहांस करने का इफेक्ट रखता है। यह एंट क्लैन के स्ट्रेंथ एफिनिटी टैलेंट के साथ एकदम परफेक्ट मैच है और एक ऐसी चीज है जिसकी थॉर्न को हमेशा और ज्यादा जरूरत होती है। मुलेन को भी इससे फायदा मिल सकता। स्ट्रेंथ, स्पीड और कैरापेस की टफनेस को एनहांस करने वाले प्राइमर एनर्जी फूड्स के साथ मिलकर ये कॉम्बैट पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है और एवोल्यूशन और ग्रोथ में बहुत मदद कर सकता है। सच तो यह है कि मुलेन अपने लाइफ सीड के तौर पर आसानी से कई हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन एनहांसिंग पेड़ों की स्पीशीज चुन सकती थी। बीज ट्रेडिंग कारवां के जरिए अवेलेबल है, लेकिन उसे उस रास्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका दिल सिर्फ ऑर्किड्स के लिए धड़कता है। किसी की रैंक जितनी हाई होती है, उसे उतनी ही ज्यादा अलग अलग तरह के एनहांसमेंट्स की जरूरत होती है। लंबे समय में ट्रेडिंग कारवां एक ऐसी चीज है जिसके बिना उन दोनों का काम नहीं चल सकता। बसंत आने पर
जब वे ओरिन से दोबारा मिलेंगे तो थॉर्न उससे जेड एमराल्ड ट्री के बीजों का एक बैच खरीदने का अरेंजमेंट कर सकता है। हॉर्न इस बारे में सोचता है, डोमिनियन थ्रोन से नीचे कूदता है, वर्कर चींटियों से खाना मांगने के लिए अपने एंटेना हिलाता है और नई जागी हुई इनहेरिटेड मेमोरीज को समझने लगता है। इस मॉल्टिंग से एक नई फेरोमोन एबिलिटी जागी है, माइक्रो वर्कर्स, जो माइनर वर्कर्स से भी छोटी होती है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर चींटियों के अंडों और नए निकले लार्वा की देखभाल करने, चैम्बर रूम्स की सफाई करने और एंट किंग के साथ साथ बड़े वर्कर्स और सोल्जर्स को ग्रूम करने के लिए किया जाता है। अगली सुबह थॉर्न डोमिनियन थ्रोन का एमिसरी फंक्शन एक्टिवेट करता है। अपनी रैंक का भाई होने के साथ वो अब 3 का एक बैच सिलेक्ट कर सकता है। डोमिनियन थ्रोन की कैपेबिलिटीज में काफी बदलाव आया है। हर एक प्रोडक्शन साइकिल में अब 3 का ऑप्शन मिलता है। थॉर्न इस बात से परेशान था कि कॉलोनी कितनी धीरे ग्रो कर रही है और यहाँ उसका जवाब था, हालांकि एक साथ 3 अंडे संभालना शायद बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सेफ रहने के लिए थॉर्न समझदारी दिखाते हुए 2 के साथ ही टिका रहता है। सर्दियां आ गई है। मुलेन का हनीसेंट ऑर्किड हेवन ग्रांटेड सीड अब तक पकने वाला होना चाहिए। थॉर्न कॉलोनी को डायरेक्ट करने में इतना बिजी रहा है कि उसने काफी समय से मुलेन की टेरिटरी में विजिट नहीं किया है। वो जाकर चीजें चेक करने का डिसाइड करता है। थॉर्न डोमिनियन थ्रोन को क्लिफ के बेस पर बने फर्मेंटेशन पूल तक ले जाता है। पत्थर के स्लैब वाले ढक्कन पर रखे मुसोबांस के ट्यूब पर अभी भी ताजे गीले निशान हैं। सुबह सुबह ही वो जा चुकी है। उसने जाने से पहले पौधों को पानी दिया और एंट नेस्ट में शिकार किया हुआ खाना भी डिलीवर किया। वो सुबह होने से पहले ही उठकर काम पर लग गई। अगर वह हेवन ग्रांटेड सीड्स की तलाश में निकली है तो पक्का वह डिवाइन फोर्स बैरियर के किनारे किनारे दक्षिण या उत्तर की तरफ बहुत दूर तक निकल गई होगी। थॉर्न ने मुलेन को ढूंढकर बातचीत करने और पहाड़ी जंगल में साथ मिलकर आराम से टहलने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि वह कहीं नहीं मिल रही है तो वापस अपनी टेरिटरी में जाकर काम पर लगना ही ठीक है। डोमिनियन थ्रोन के अब एक साइकिल में 3 अंडे प्रोड्यूस करने के काबिल होने के साथ कॉलोनी तेजी से ग्रो कर रही है और उन्हें रखने के लिए एक बड़े घोंसले की जरूरत होगी। एक्सपेंशन का काम समय से पहले शुरू करना होगा। एक पूरा दिन, एक रात और एक और दिन बीत जाता है। आसमान में स्लेटी रंग के भारी बादल छाए हुए हैं, ठंडी बूंदाबांदी हो रही है और तापमान गिरने के साथ वर्कर चींटियां सुस्त और निडाल हो जाती है। काम जल्दी खत्म करके घोंसले में लौट आती है। थॉर्न आराम कर रहा है, तभी स्पिरिट सेंस की एक जानी पहचानी लहर उस तक पहुंचती है। मुलेन, जो 2 दिनों से गायब थी, घोंसले के एंट्रेंस पर खड़ी है। उसका सिल्क क्रिस्टल पाउच पूरी तरह भरा हुआ है और वो चुपचाप अंदर का जायजा ले रही है। थॉर्न, सोना बंद करो, जल्दी उठो, मुलेन अपने स्पिरिट सेंस के जरिए चिल्लाती है। उसकी एक्साइटमेंट मुश्किल से ही कंट्रोल हो रही थी। थॉर्न अपने पंखों को हल्का सा फरफराता है और सफाई से लैंड करता है। वह एंट्रेंस तक दौड़ कर जाता है और सिल्क क्रिस्टल पाउच की तरफ अपना एक आगे का पैर बढ़ाता है। पक्का उसे कोई नई ऑर्किड वैरायटी मिली होगी। बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि थॉर्न कुछ कर पाता, मुलेन बैग को खींचकर खोल देती है। लेकिन मुझे कुछ बहुत ही शानदार मिला है, एक आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट। तुम इन चीजों को अच्छी तरह जानते हो, आकर देखो। थॉर्न फ्रीज हो जाता है। मुलेन बैग में हाथ डालती है और लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर और 20 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा एक सिलेंड्रिकल मेटल ऑब्जेक्ट बाहर निकालती है। एक फ्रॉस्टफायर वाटर वेसल। थॉर्न उसे तुरंत पहचान लेता है। समय की मार उस पर साफ दिख रही है। सरफेस का ग्लेज घिसकर नीचे के नंगे मेटल तक पहुंच गया है। सिर्फ ग्रिप एरिया के आसपास कोटिंग के कुछ निशान बचे हैं। ओरिजिनली ये एक साफ सुंदर सफेद रंग का रहा होगा, जिस पर नीली लहरों के पैटर्न और हल्के सियान रंग के बादलों के मोटिव बने होंगे। ये देखकर कि थॉर्न जानता है कि यह क्या है, मुलेन की खुशी दोगुनी हो जाती है। वो बेसब्री से आगे झुकती है। यह क्या करता है और तुम इसे कैसे यूज करते हो? इस वेसल के 2 फंक्शन है, प्राइमर एनर्जी का यूज करके पानी जनरेट करना और या तो एकदम प्योर गर्म पानी या बर्फ प्रोड्यूस करना। थॉर्न मुड़ता है और वापस घोंसले में भागता है और कुछ ही पलों बाद डोमिनियन थ्रोन के साथ बाहर आता है। वह थ्रोन पर खड़ा होता है, उसे वेसल के ढक्कन के लेवल तक मैनूवर करता है, फिर अपने दोनों आगे के पंजों से हाथ बढ़ाता है और कुंडी के अंदरूनी हिस्से पर अंदर की तरफ दबाव डालता है। एक साफ मैकेनिकल क्लिक की आवाज आती है और ढक्कन स्प्रिंग की तरह उछलकर खुल जाता है। वांडरर सिविलाइजेशन का बना सोर्स अलॉय कभी जंग नहीं खाता। इससे बने आर्टिफैक्ट स्पीडियो तक पास डाउन किए जा सकते हैं और इनके पास खुद ऐसा ही एक फ्रॉस्ट फायर वाटर वेसल है। उसके बताने के हिसाब से उस तक पहुंचने से पहले ही वो 8 पीढ़ियों से गुजर चुका था। थॉर्न इस बात पर हैरान होता है। उड़ान भरने के लिए अपने पंख फरफराता है, कुंडी पकड़ता है, ढक्कन को खींचकर खोलता है और अंदर झांकता है। खाली लेकिन एकदम बेदाग। थॉर्न ढक्कन को वापस लगाता है और काफी देर तक छेड़छाड़ करने के बाद फाइनली ये समझ जाता है कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। अब से चाहे ठंडा पानी चाहिए हो या गर्म, बस थोड़ी सी प्राइमर एनर्जी डालनी है और काम हो जाएगा। थॉर्न उत्सुक है। मुलेन को ये कहाँ मिला? क्या उसे किसी और आयरन स्काई वेसल का मलबा मिला था? मुलेन अपना सिर हिलाती है। उसे ये है हेवन ग्रांटेड सीड्स की तलाश करते समय बड़ी नदी में मिला था। वह वापस जाके और ढूंढने का सुझाव देती है। हो सकता है वहां और भी चीजें मिल जाए। हार्न इस बारे में सोचता है और सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन सबसे पहले हर तैयारी ठीक से होनी चाहिए। टेरिटरी को ऐसी कंडीशन में छोड़ना होगा जहां कुछ भी गलत न हो सके। थॉर्न और मुलेन एक प्लान पर सहमत होते हैं। वे सर्दियों के हनीसेंट ऑर्किड हेवन ग्रांटेड सीड की
हार्वेस्टिंग होने के बाद निकलेंगे। सर्दियां खामोशी और सन्नाटे में बीत जाती है, जिसे सिर्फ कभी कभार किसी पक्षी की आवाज ही तोड़ती है। उनके एक्सपीडिशन के तीसरे दिन की सुबह दर्जनों मीटर चौड़ी एक बड़ी नदी दिखाई देती है। मुलेन के बताने के हिसाब से फ्रॉस्ट फायर वाटर वेसल पक्का ऊपर की तरफ से बहकर आया होगा। प्लान के हिसाब से वे नदी के ऊपर की तरफ सफर करते हैं। 3 दिन और बीत जाते हैं और अभी भी कुछ नहीं मिलता। वे वापस मुड़ते हैं और आराम करने के लिए सीधे अपनी पहाड़ी टेरिटरी की तरफ घर लौट पड़ते हैं। अचानक मुलेन, जो थ्रोन के किनारे पर झुककर स्कैन और सर्च कर रही थी, उछलकर खड़ी होती है और थोड़े खोए हुए थॉर्न के खिलाफ अपने पंखों को जोर जोर से फरफराने लगती है। थॉर्न अपने पैरों पर खड़ा होता है और नीचे नदी के दोनों किनारों पर अपनी नजर दौड़ाता है। तुम्हें कुछ मिला? कहाँ? वह थ्रोन की स्पीड बढ़ाता है और आसमान में और ऊंचाई पर जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मुलेन ने जिस प्राइमर एनर्जी के उतार चढ़ाव की बात की थी, वह हल्का हल्का महसूस होने लगता है। पहाड़ी रेंज के पार एक विशाल मैदानी जंगल फैला हुआ है और प्राइमर एनर्जी का उतार चढ़ाव हर गुजरते पल के साथ और साफ होता जाता है। सुबह के बीच से लेकर शाम ढलने की आखिरी रोशनी तक एक नीची पहाड़ी रेंज नजर आने लगती है। ऊंचाई से एक ही नजर में इसका पूरा फैलाव देखा जा सकता है। यहाँ प्राइमर एनर्जी का कंसंट्रेशन उनकी होम माउंटेन टेरिटरी से मैच नहीं करता, लेकिन ये कमजोर भी नहीं है और मिरिड क्लैंस कॉन्टिनेंट या मिरिड किंगडम्स कॉन्टिनेंट की किसी एवरेज लोकेशन के बराबर है। मुलेन पहले ही एक सर्वे पास कर चुकी है। नीची पहाड़ी रेंज को सेंटर में रखकर आसपास के एक बहुत बड़े एरिया में प्राइमर एनर्जी का कंसंट्रेशन काफी अच्छा है। उन्होंने सर्दियों का ज्यादातर समय ढूंढने में बिता दिया है और उन्हें कोई और आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट नहीं मिला है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्राइमर एनर्जी कंसंट्रेशन वाली एक साइट ढूंढना अपने आप में एक बहुत ही फाइन रिजल्ट है। कॉन्टिनेंट के कॉमन रूल के हिसाब से मुलेन ने ही इस जगह को सबसे पहले ढूंढा था। चलो इसे मुलेन माउंटेन कहते हैं। मुलेन खुशी से चिल्लाती है और फिर अपना खुद का एक सुझाव देती है। उस बड़ी नदी का भी एक नाम होना चाहिए। थॉर्न रिवर कैसा रहेगा? थॉर्न अपनी ठुड्डी खुजाता है। अजोर रिवर या सिर्फ ब्लू रिवर कैसा रहेगा? मुलेन एक पल के लिए सोचती है। ब्लू रिवर सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ब्लू रिवर ही सही। दिखाने के लिए कोई भी ठोस चीज न मिलने के बावजूद थॉर्न और मुलेन में से कोई भी निराश नहीं है। वे घर के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे रास्ते इस बात पर जोर शोर से डिस्कशन करते हैं कि इस नई खोजी गई टेरिटरी को कैसे डेवलप किया जाए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, सर्दियां जल्दी बीत जाती हैं। बसंत लौट आता है। मुलेन चौवन हनी सेंट ऑर्किड बीज कंज्यूम करती है। 3 दिन तक सोती है और सक्सेसफुली रैंक 2 के पीक स्टेज वॉरियर में एडवांस कर जाती है। थॉर्न पूरे 70 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को रिजर्वायर की खुदाई जारी रखने का हुक्म देता है। बसंत के मौसम में अक्सर बारिश होती है, इसलिए काम के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी था। सबसे पहले काफी गहराई वाला एक ड्रेनेज चैनल नाली खोदना होगा। थॉर्न को न सिर्फ खोदी गई मिट्टी को बाहर ले जाने के लिए डोमिनियन थ्रोन को हवा में उड़ाना था, बल्कि नीचे मेहनत कर रही वर्कर चींटियों पर भी कड़ी नजर रखनी थी। वर्कर चींटियों के पास अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं होता, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत समझदारी जरूर होती है। वे आसान इंस्ट्रक्शंस याद रख सकती है और मुश्किल आने पर खुद को ढाल सकती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी गिनती ज्यादा हुई है, उनमें से कुछ ने बिना किसी के सिखाए काम चोरी करने और कम से कम काम करने का टैलेंट खुद ही सीख लिया है। थॉर्न एक बहुत ही सख्त और बेरहम ओवरसियर का रोल निभाते हुए उन्हें हर बार पकड़ लेता है। थ्रोन से नीचे छलांग लगाता है और अपने एंटेना से उन्हें मारते हुए जमकर डांट लगाता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होता। वे बस कुछ सीखते ही नहीं हैं। थॉर ने उन्हें 10-10 की स्क्वाड में बांटने की भी कोशिश की। हर ग्रुप के लिए एक स्क्वाड लीडर बनाया और लीडर्स को बाकी चींटियों की निगरानी करने का ऑर्डर दिया। नतीजा और भी बुरा निकला। लीडर्स ने बस अपनी पूरी स्क्वाड को एक साथ काम चोरी करना सिखा दिया। जाइंट हेडेड एंट क्लैन की इनहेरिटेड मेमोरीज के हिसाब से वर्कर चींटियों को बिना किसी सवाल के अपने किंग का हुक्म मानना चाहिए। वर्कर चींटियों को काम चोरी करते हुए भला किसने सुना था? जाहिर है इनहेरिटेड मेमोरीज में भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। थॉर्न को शक है कि इस प्रॉब्लम की जड़ डोमिनियन थ्रोन से जुड़ी है। नॉर्मल हालात में जब एक जाइंट हेडेड एंट किंग अपने सोल्जर्स को जंग में जाने का हुक्म देता है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं, मौत के खौफ से एकदम बेपरवाह। लेकिन जो सोल्जर्स डोमिनियन थ्रोन के जरिए पैदा हुए हैं, क्या वे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती और बस अपने किंग को पीछे छोड़कर भाग जाएं? यह नामुमकिन नहीं है। यह सोच अंदर तक डराने वाली थी। मुलेन घोंसले के पश्चिम वाले जंगल में काम करने के लिए अपने 8 वर्कर्स को लीड कर रही है। तभी थोड़ी ही देर में वो गुस्से में भन्नाती हुई थॉर्न को रिपोर्ट करने आती है। 3 वर्कर चींटियों ने हिलना बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आती है। थॉर्न, यह बहुत बुरा है। एक वर्कर चींटी गायब हो गई है। अब सिर्फ 7 ही बची हैं। समय एक पहाड़ी झरने की तरह बीतता जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद थॉर्न फाइनली इस काम चोरी की असली वजह पकड़ ही लेता है। लगातार हाई इंटेंसिटी लेबर, कड़ी मेहनत के प्रेशर में वे अपने अंदर एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। आखिर में थॉर्न जरूरी बदलाव करता है। वर्कर चींटियां हर सुबह सूरज उगने पर काम के लिए निकलती हैं, सूरज ढलने पर घोंसले में लौट आती है और हर 3 में से 1 दिन आराम करती है
इसका असर एकदम साफ था। काम चोरी करने के मामले काफी कम हो जाते हैं और उनकी काम करने की एफिशिएंसी भी पहले से ज्यादा हो जाती है। कुछ दिनों बाद मुलेन को अचानक एक शानदार आइडिया आता है, अगर हम फ्रॉस्टफायर वाटर वेसल को किसी ट्रेडिंग कारवां को बेच दे तो क्या हमारे पास स्पिरिट कोर आने पर हम उसे कभी वापस खरीद पाएंगे। थॉर इस आइडिया को खारिज कर देता है। आखिरकार ये एक फंक्शनल आर्किटेक्ट सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट है, बेचना आसान है लेकिन वापस पाना बहुत मुश्किल। एक ऐसा फ्रॉस्टफायर वाटर वेसल जिसकी कोटिंग सही सलामत हो और जो अच्छी कंडीशन में हो, उसे वापस खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग कारवां के जरिए कीमत आसानी से 20,000 स्पिरिट कोर को पार कर सकती है। मुलेन एकदम चौंक जाती है, लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि इसके सिर्फ 7 या 8,000 स्पिरिट कोर ही मिलेंगे। 7 या 8,000 स्पिरिट कोर उन दोनों के हाई स्टेज वॉरियर में एडवांस करने के समय को कई साल कम कर सकते हैं। इससे होने वाले फायदों को भी जोरो, क्या ये नुकसान है या फायदा? मुलेन अपने आगे के पैर को अपनी ठुड्डी पर रखकर सोचती है और फिर थॉर्न से ये सवाल पूछती है। थॉर्न अपना सिर आसमान की तरफ उठाता है और एक पल के लिए खामोशी से नंबर्स कैलकुलेट करता है। यह एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें इतने सारे अननोन फैक्टर्स हैं कि इसे साफ साफ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। रही बात फ्रॉस्ट फायर वाटर वेसल की, तो ऐसा नहीं है कि मुलेन उससे बोर हो गई थी। इसके उलट वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। हर शाम काम के बाद वह थॉर्न के पास आती है, उस वेसल का इस्तेमाल करके एक बर्तन गर्म पानी बनाती है और उसे अपने साथ पीने के लिए इनवाइट करती है। उसने इसे बेचने का डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि थॉर्न बहुत लंबे समय से अर्ली स्टेज एंड किंग पर ही अटका हुआ है। मिड स्टेज एंड किंग में एडवांस करने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अर्ली स्प्रिंग में घोंसले के पास मुलेन ऑर्किड्स खिल उठते हैं। उनकी हल्की खुशबू हवा में तैरने लगती है और जैसे ही वे मुरझाते हैं, बाकी हर एक फूल खिलकर जिंदगी से भर उठता है। थॉर्न और मुलेन दिन गिनते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और डोमिनियन थ्रोन पर निकल पड़ते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग कारवा पहले ही वहां इकट्ठा हो चुके हैं, जो एक दूसरे के साथ सामान और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। वो जगह पूरी तरह से चहल पहल से भरी हुई थी, लेकिन सीएस और उसका कारवां उनके बीच कहीं नहीं था। 3 दिन का एक और इंतजार शुरू होता है। आखिर में एक कारवा लेट से पहुंचता है और इन पहाड़ी की तरफ नजर दौड़ाता है और थॉर्न को घास में दुबका हुआ देखता है, जो सीधा उसी को घूर रहा था। वो उसे बुलाने ही वाला होता है कि वह छोटा एंट किंग अचानक पलटता है, पहाड़ी पर तेजी से चढ़ता है और ढलान के पीछे गायब हो जाता है। छोटे दोस्त, तुमने मुझे साफ साफ देखा था, फिर तुम भाग क्यों रहे हो? और इन पजल्ड होकर बुदबुदाता है और जल्दी से सीएस को खबर देता है, मैंने अभी थॉर्न नाम के उस छोटे एंट किंग को देखा है। मुझे देखते ही वह पलटा और भाग गया। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। सीएस उसे सावधानी बरतने की सलाह देता है। वह एक ऑर्किड मेंटिस वॉरियर के साथ सफर कर रहा है और कुछ बहुत कीमती चीज लेकर आया है। अपनी बातचीत को यहाँ से काफी दूर रखना। दूसरे स्पाइडर किंग्स की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए और इनका दिमाग तेजी से चलता है। चीजें अब उसे समझ आने लगी थी। वो कारवां से दूर हटता है और सदे हुए कदमों से ढलान की तरफ बढ़ता है। वो अपने स्पिरिट सेंस को फैलाता है और ढलान के नीचे वाइटेक्स झाड़ियों के पीछे छिपी हुई मुलेन को ढूंढ लेता है, जिसके बगल में सिल्क क्रिस्टल पाउच रखा हुआ था। वह अपने सेंस को पाउच के अंदर मौजूद चीज की तरफ ले जाता है और लगभग अपना कंट्रोल खो ही बैठता है और अपने शौक और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। वो ढलान के नीचे की तरफ अपने कदम तेज करता है और पुकारता है, थान क्या? ये वही दोस्त है जिसे तुमने एशियन कॉन्टिनेंट पर बनाया था। थान खुद ही उसका इंट्रोडक्शन देता है। मुलेन एशियन कॉन्टिनेंट पर प्राइमर एनर्जी से भरी एक पहाड़ी रेंज में पैदा हुई थी। मैं भी वही रिलोकेट हो गया हूँ। हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पहाड़ी से दूर डिवाइन फोर्स बैरियर से सटे एक छोटे से जंगल में थॉर्न नीचे ग्लाइड करके लैंड करता है। वो खुद को मुलेन और ओरिन के बीच खड़ा कर लेता है। मुलेन, ये ओरिन है। इसने एक बड़ी की तरह मेरा ख्याल रखा था और मेरिट क्लैंस कॉन्टिनेंट और मेरिट किंगडम्स कॉन्टिनेंट दोनों जगह इसकी रेपुटेशन बहुत ही शानदार है। एक ऐसा ट्रैवलिंग एम्बर स्पाइडर व्यापारी जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो। और इनकी रैंक का एक एम्बर स्पाइडर बहुत ही खौफनाक जीव होता है और मुलेन बहुत संभल कर ग्रीट करते हुए अपने डर को पूरी तरह से छिपा नहीं पाती। पिछली बसंत में सीएस ने जो प्राइमर एनर्जी वाला खाना हमें उधार दिया था, उसी की वजह से मुलेन ब्रेक थ्रू करके पीक स्टेज वॉरियर में एडवांस कर पाई थी। सीएस ने ओरिन को यह कहानी बताई थी। उसे चिंता थी कि थॉर्न की ग्रोथ बहुत धीमी थी और ओरिन भी काफी लंबे समय से यही चिंता कर रहा था। ओरिन बातचीत का रुख बदलता है। तुम्हारे पास एक फ्रॉस्ट फायर वाटर वेसल है, ढूंढ लिया? थॉर्न हाँ में सिर हिलाता है। पिछली गर्मियों के आखिर में भारी बारिश के दौरान मुझे यह नदी के किनारे मिला था। ओरिन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इसे यहाँ लाने का सिर्फ एक ही मतलब है, ये बिकने के लिए आया है। तो दोस्तों, आज की मनहवा स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसी ही ज़बरदस्त मनहवा स्टोरीज रोज़ देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी ओटाकू फैमिली अब 50,000 के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है और आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम 50,000 फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करके ओटाकू फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनो और मिलते हैं अगली ज़बरदस्त मनहवा स्टोरी में।